हेलो एवरीवन, आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ दैट चैप्टर इज लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक वर्डिंग सीखेंगे कि टॉर्ट का मतलब क्या होता है, टॉर्ट को लीगल कंसेप्ट में कैसे फिट किया जाता है, टॉर्ट का एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग उसके सारे अंदर चीजें पढ़ेंगे, उसके रूल्स, एक्सेप्शनल केसेस, टाइप्स, वो सब बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इंट्रोडक्शन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है टॉर्ट के अंदर, जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है, दैट इज टॉर्ट मींस अ रॉन्गफुल एक्ट एंड इट इंक्लूड्स ओनली सिविल रॉन्ग एंड नॉट क्रिमिनल रॉन्ग। मतलब अगर मैं टॉर्ट बोलता हूं तो टॉर्ट मतलब मैं खाली कौन से टॉर्ट की बात करता हूं, मैं खाली सिविल रॉन्ग की बात करता हूं, मैं क्रिमिनल रॉन्ग की बात नहीं करता हूं। बराबर। सो यहाँ पे टॉर्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, रॉन्ग, रॉन्गफुल एक्ट। बराबर। तो अगर ये एक्ट की मैं बात करूं, ये चैप्टर की मैं बात करूं, तो ये चैप्टर के अंदर सिंपल एक ही चीज डिफाइन की जाती है कि टॉर्ट मतलब खाली हम लोग कौन से टॉर्ट की बात करेंगे, सिविल। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द क्रिमिनल। मतलब क्रिमिनल में जैसे मर्डर हो गया, वो भी एक रॉन्गफुल एक्ट है, रेप हो गया, वो भी एक रॉन्गफुल एक्ट है, बट वो सब हम लोग यहाँ पे डील नहीं करेंगे। क्यों नहीं डील करेंगे, उसका एक सिंपल रीजन है कि वो सब भी तो रॉन्ग है, ये मानता भी हूं मैं, और ये करेक्ट भी है कि वो सब रॉन्ग है, लेकिन उसके लिए इंडिया में आईपीसी है, दैट इज इंडियन पिनल कोड अवेलेबल है, तो वो उसके हिसाब से डील होता है। तो जब आप उसके हिसाब से उसको डील करने वाले हो, तो फिर वहां पे आईपीसी जब लगने वाला है, तो आपको यहाँ पे वो सब चीजें ऐड नहीं करनी है। इसके लिए आपको क्रिमिनल रॉन्ग को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो आपको खाली क्या कवर करना है, यहाँ पे सिविल रॉन्ग को कवर करना है और कुछ भी कवर नहीं करना है। बराबर। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अभी जो ये कुछ वर्डिंग्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से अडॉप्ट किए गए हैं। जैसे फ्रेंच में बोला जाता है टॉर्ट, तो ये जो आपने पढ़ा ना लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट, ये टॉर्ट एक्चुअली कहां पे वर्डिंग फिट होती है, ये एक्चुअली फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में मैं क्या बोलता हूं, रॉन्ग बोलता हूं, तो इंग्लिश में इसका मतलब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लैटिन में इसको बोला जाता है टॉर्टम। तो देखो सब में अलग अलग वर्डिंग्स है, फ्रेंच बोलता है टॉर्ट, इंग्लिश में उसको बोला जाता है रॉन्ग, और लैटिन में उसको बोला जाता है टॉर्टम। बराबर। तो बेसिकली यहाँ पे तीन आपको अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड मिलेंगे। बराबर। टॉर्टम, टॉर्ट, रॉन्ग, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बस खाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज रॉन्गफुल एक्ट इन टॉर्ट। अभी रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या होता है, अभी आपको जैसे मैं ये बता रहा हूं कि टॉर्ट मतलब हम लोग खाली कौन से टॉर्ट को कवर करेंगे, वी आर गोइंग टू डील विथ ओनली सिविल रॉन्ग एंड वी आर नॉट गोइंग टू डील विथ एनी अदर रॉन्ग। हम लोग कोई और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। चलो ये तो मैंने आपको बोल भी दिया, बट अभी क्वेश्चन ये आता है कि रॉन्गफुल एक्ट इन टॉर्ट मतलब क्या। अगर मैं बोलता हूं ना कि रॉन्गफुल एक्ट है, मतलब व्हाट इज रॉन्गफुल एक्ट, ऐसा सिविल में क्या ऐसा चीज है जो रॉन्गफुल एक्ट है जिसको मैं टॉर्ट बोलता हूं। देखते हैं। So harm, loss or a damage in respect of money, comfort, health, etc. बराबर। जैसे देखो सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है, भले आपको वर्डिंग्स में थोड़ा ऐसा लगता रहेगा कि क्या ये कुछ अलग लेवल का पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं, एकदम बहुत सिंपल चीज है। अगर समझो किसी की कोई एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, मतलब वो भी किसी की रॉन्गफुल एक्टिविटी की वजह से, बिकॉज मैं खाली एक्टिविटी बोलूंगा तो वो राइट भी हो सकती है एक्टिविटी, वो रॉन्ग भी हो सकती है एक्टिविटी। इसके लिए बाद में मैंने आपको स्पेसिफाई करके बताया कि किसी की रॉन्गफुल एक्टिविटी की वजह से, मतलब कोई एक पर्सन कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से मुझे हार्म हो रहा है या लॉस हो रहा है या डैमेज हो रहा है, किससे रिलेटेड, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, मतलब किसी की रॉन्गफुल एक्ट की वजह से मेरा मॉनेटरी लॉस हो रहा है, किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से मेरा कंफर्ट जा रहा है, और किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से मेरी हेल्थ खराब हो रही है, तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है टॉर्ट। टॉर्ट मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है। बराबर। अभी देखो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं कि किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से आपको मॉनेटरी हार्म या लॉस हो रहा है, या कंफर्ट में हार्म या लॉस हो रहा है, या हेल्थ वाइज आपको हार्म या लॉस हो रहा है। ठीक है, किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, तो आपके साथ क्या हुआ है, टॉर्ट।
अभी मैं फोकस किस चीज पे कर रहा हूं, किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। क्योंकि खाली अगर मैं बोलता ना किसी के एक्ट की वजह से, तो वो एक्ट अगर लॉफुल हो गया और फिर भी अगर मुझे तकलीफ हो रहा है तो वो रॉन्गफुल एक्ट थोड़ी है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, चलो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर एरिया में मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। अब वो बिजनेस में क्या है, मेरा वो एरिया में मोनोपोली हो गया है, तो मस्त बैठे बैठे भी मतलब मेरे को कुछ एडवर्टाइज ये सब करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर ऑटोमेटिकली आते हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है ये एरिया में मेरा मोनोपोली है, बराबर। तो पब्लिक जाएगा नहीं किधर, और मैं क्वालिटी भी अच्छी दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बेटरमेंट अगर हो रहा है, कंज्यूमर्स को ऐसा लगता है, तो कंज्यूमर डेफिनेटली मेरे पास ही आएंगे। अब मेरे बाजू में मतलब मेरा जो प्रेमाइसिस है, मेरा जो बिजनेस का प्लेस है, उसमें ही थोड़े दूर 2 दुकान छोड़ के किसी और ने सेम बिजनेस चालू कर दिया, बराबर। अभी उसके बिजनेस के आने के बाद मेरा बिजनेस डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज पहले क्या होता था कि मैं हाई प्राइस भी चार्ज करता था ना, क्वालिटी अच्छी देके हाई प्राइस भी चार्ज करता था, तो कंज्यूमर के पास क्या था, कस्टमर के पास चॉइस नहीं होता था, और वो लोग जख मार के मेरे से ही प्रोडक्ट खरीदते थे। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था, बराबर। लेकिन आज प्रॉब्लम मेरे लिए क्या हो गया कि किसी ने मेरे सामने कंपटीशन में आ गया भाई, और उसने सेम बिजनेस जो कर रहा हूं वो चालू कर दिया। उसके आने की वजह से मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। तो मैं वो पर्सन के ऊपर एक्शन कर दूं कि तेरे आने की वजह से मेरा मॉनेटरी लॉस हुआ, तो तेरा एक्ट रॉन्गफुल एक्ट है और तूने मेरे साथ टॉर्ट कमिट किया। अभी देखो फिर से मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से उसका बिजनेस स्टार्ट करना, ये क्या रॉन्गफुल एक्ट है? नहीं, ये रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, ये उसका लीगल राइट है, ठीक है। जब आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसमें आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दिया गया है कि आप अपने हिसाब से कोई भी प्लेस पे कोई भी बिजनेस, लीगल बिजनेस कर सकते हो, कोई आपको ना नहीं बोल सकता है। वो बंदा वही अपना राइट यूज कर रहा है, तो गलत क्या कर रहा है? कुछ है गलत? नहीं है, जरा भी गलत नहीं है। तो उसका एक्ट मैं रॉन्गफुल एक्ट बोलूं? नहीं बोल सकता, बराबर, डेफिनेटली नहीं बोल सकता। मतलब उसका एक्ट कैसा है? राइट है। अब मैंने क्या बोला था आपको, किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से आपको हार्म हो रहा है, तो उसका एक्ट रॉन्गफुल है ही नहीं, उसका एक्ट लीगली करेक्ट है। तो भले यहां पे मेरा मॉनेटरी लॉस होता भी है ना, तो भी ये क्या माना जाएगा? राइट एक्ट है उस बंदे का, और मेरे साथ कोई भी टॉर्ट या रॉन्गफुल एक्ट नहीं हुआ है। क्लियर? लेकिन हाँ, अभी जैसे चलो ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जिसमें मैंने ये आपको प्रूव करके बताया कि रॉन्गफुल एक्ट नहीं है उस पर्सन ने जो किया वो। लेकिन अगर समझो मैं जो घर में रहता हूं, तो मेरा घर का जो एक वॉल है, मतलब ये साइड मेरा घर है, ये साइड मेरा नेबर का घर आता है, कॉमन वॉल होती है ना। अब ये बंदा जो ये मेरा नेबर है, वो बंदा क्या कर रहा है, रात को 3 बजे वॉल पे हथौड़ा मार रहा है, कुछ भी रिपेयरिंग काम की वजह से। तो मेरा कंफर्ट गया, बराबर। मैंने एक बार उसको बोला तो उसने बोला सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। वापस नेक्स्ट दिन रात को 3 बजे वापस हथौड़ा मारना चालू कर दिया। फिर एक बार मैंने वापस धमकी दिया, फिर बोलता है सॉरी सॉरी, अभी पक्का नहीं करूंगा, हो गया, काम ही हो गया मेरा, अभी मैं नहीं करेगा। वापस 2 दिन बाद वापस रात को 3 बजे हथौड़ा मार रहा है। मेरा कंफर्ट जा रहा है, मेरे कंफर्ट को हार्म हो रहा है, हाँ हो रहा है। और रात को 3 बजे तो ये रूल है बेसिकली कि आपको ऐसे कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करने हैं, और किसी को डिस्टर्बेंस हो वैसा काम रात को तो डेफिनेटली नहीं करना है, बराबर। अब यहाँ पे उस पर्सन ने जो एक्ट किया हथौड़ा मारने का, वो उसका रॉन्गफुल एक्ट है रात को 3 बजे, यस वो रॉन्गफुल एक्ट है। अब वो रॉन्गफुल एक्ट है तो वो मेरा क्या हो गया, हार्म। कौन से तरीके से? मतलब मेरा हार्म कंफर्ट में। तो मेरे साथ क्या हुआ, टॉर्ट हो गया। मेरे साथ क्या हो गया, रॉन्गफुल एक्ट हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, टॉर्ट के अंदर एक्शन ले सकता हूं। क्लियर? अभी आपने देखा रहेगा ना, स्टार्टिंग में मैंने एक चीज आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि इट इंक्लूड्स ओनली सिविल रॉन्ग एंड इट डजंट इंक्लूड क्रिमिनल रॉन्ग। मतलब यहाँ पे क्रिमिनल रॉन्ग आता ही नहीं है। अब एक चीज बहुत सिंप्लीफाइड हो गई। अभी आपने देखा जैसे उसका हथौड़ा मारना मेरा डिस्टर्बेंस क्रिएट होना मेरे लिए, और मैंने फिर भी टॉर्ट उसको बोल के कोर्ट में केस कर दिया और मैं केस जीतता भी हूं। अभी यहाँ पे देखो कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं हुआ है, और ठीक है ना, हथौड़ा मारा तो इसमें इतना क्या न्यूसेंस क्रिएट हो गया।
वैसे तो तेरे घर में पूरा दिन चिल्लम चिल्ली चालू रहता है, उसका क्या, बट जो टाइम पे हथौड़ा मारा ना वो टाइम गलत है, बराबर। बस इतने से मैटर के लिए भी मैं उसको रॉन्गफुल एक्ट डिक्लेयर करके टॉर्ट के अंदर केस कर सकता हूं। और ये कौन सा केस बन जाता है, ये सिविल रॉन्ग बन जाता है। इसमें कोई क्राइम नहीं हुआ है, हथौड़ा मारना इज नॉट अ क्राइम, लेकिन हथौड़े मारने की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, इट इज अ सिविल रॉन्ग, इट्स नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। इसके लिए हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि यहाँ पे क्रिमिनल रॉन्ग को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी हम लोग कंडीशन फॉर अ टॉर्ट। तो टॉर्ट की कंडीशन क्या होती है? एक्चुअली कंडीशन तो आप ओरिजिनली देखोगे तो 3 होती है, बट एक्चुअली कैसा होता है कि एक कंडीशन को मैं कंबाइन कर सकता हूं, तो बेसिकली हम लोग 2 कंडीशन पढ़ेंगे। सो देयर आर 2 कंडीशन एंड बोथ द कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड फॉर अ टॉर्ट। बेसिकली कितनी कंडीशन होती है? 2, और दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। 2 कंडीशन आपकी फुलफिल हुई तो टॉर्ट है, 2 में से एक भी नहीं हुआ तो टॉर्ट नहीं है। क्लियर? चलो देखते हैं सबसे पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी रॉन्गफुल एक्ट। कि टॉर्ट में सबसे पहले एक बेसिक चीज होनी चाहिए कि किसी पर्सन की एक्टिविटी जो हो रही है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आपको हार्म हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, आपको डैमेज हो रहा है, तो किसी पर्सन की एक्टिविटी पहला होना चाहिए वो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। जैसे ये पर्सन का बिजनेस करना मैंने बताया, वो रॉन्गफुल एक्ट थोड़ी है, भले उसमें मेरा लॉस हो भी रहा था बट वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, बराबर, वो करेक्ट है। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जाता है कि जो पर्सन एक्ट करेगा वो एक्ट करने की वजह से किसी को प्रॉब्लम होएगा, तो वो पहला एक्ट ही कैसा होना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, बराबर, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है इट मस्ट रिजल्ट इनटू लीगल डैमेज टू अदर्स। अगर रॉन्गफुल एक्ट हुआ और रॉन्गफुल एक्ट की वजह से मेरा लीगल डैमेज, मेरा लीगल राइट अफेक्ट हो गया, ठीक है, तो मैं एक्शन ले सकता हूं। देखो डैमेज लीगल होना चाहिए, खाली डैमेज नहीं चलता है, ठीक है। आपका राइट जो इन्फ्रिंज हो रहा है तो लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए, खाली राइट इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट एंड लीगल राइट में बहुत फर्क है। राइट मतलब एक जेन्युइन राइट दे दिया गया है जिसमें वो राइट अगर आपको नहीं भी मिलता है ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं ना मेरा लीगल राइट है और वो राइट अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं कोर्ट तक चला जाऊंगा अपने लीगल राइट को क्लेम करने के लिए, बराबर। तो राइट में भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका राइट कैसा राइट है। लीगल राइट है तो एक्शन होएगा, लीगल डैमेज है तो एक्शन होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। अभी जैसे देखो अपना ये हथौड़ा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो हथौड़ा जब उसने मारा वो भी रात को 3 बजे, मेरा राइट टू लिबर्टी अफेक्ट हो गया। मुझे एक राइट दिया है, राइट टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरमेंट, और गवर्नमेंट के भी रूल्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर आवर्स के बीच में, आई थिंक 10 to 7 का वो आवर्स है। थोड़ा बहुत स्टेट टू स्टेट अलग हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी अलग हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक स्टैंडर्ड आवर्स लूं तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा, बराबर। मतलब कोई भी न्यूसेंस नहीं क्रिएट करेगा वो पर्टिकुलर आवर्स के बीच में। और अगर वो कोई पर्सन न्यूसेंस क्रिएट करता है, बराबर, तो उसको मैं क्या बोलेगा कि वो न्यूसेंस की वजह से मेरा लीगल राइट अफेक्ट हो गया, बराबर। तो मैं डेफिनेटली, मेरा लीगल डैमेज हो रहा है ना, तो मैं डेफिनेटली लीगल एक्शन ले लूंगा। तो ये 2 कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? रॉन्गफुल एक्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्गफुल एक्ट? So every person whose legal rights, for example, right of reputation, right of bodily safety and freedom, and right to property are violated without any legal excuse, has a right of action against the person who violated them, whether loss results from such violation or not. देखो बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दी, 5 लाइन के एक्सप्लेनेशन के अंदर भर भर के चीजें बता दी इन्होंने। हम लोग स्टेटमेंट में जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। So every person whose legal rights, that is right of reputation, right of bodily safety and freedom, right to property are violated without legal excuse. सिंपल चीज है, मेरा राइट टू फ्रीडम था, ठीक है, एक लिबर्टी था, हेल्दी एनवायरमेंट, नॉइज फ्री एनवायरमेंट में रहने के लिए, वो भी रात को 3 बजे तो कोई हथौड़ा मारेगा तो नहीं चलेगा, सुबह 11 बजे मारेगा तो मैं एक बार मान भी लूंगा कि ठीक है चलो ये इसमें तो काम कर सकता है कोई भी।
अभी उसके चक्कर में मेरा क्या हो गया, लीगल राइट अफेक्ट हो गया। और उसमें भी थर्ड लाइन में तो क्या लिखा है, आर वायलेटेड विदाउट लीगल एक्सक्यूज। वायलेटेड विदाउट लीगल एक्सक्यूज का मतलब रात को 3 बजे हथौड़ा मारने का परमिशन उसको किसी ने भी नहीं दिया है, बराबर। लेकिन अगर वो कोई लीगल परमिशन के साथ रात को 3 बजे हथौड़ा मार रहा है, वो वॉल पे जोर जोर से, मतलब मैं क्या बोलूं, उसके पास लीगल एक्सक्यूज है, उसको परमिशन ग्रांट किया है, तो फिर मैं उसको रॉन्गफुल एक्ट नहीं बोलूंगा। बट जनरली रात को 3 बजे की परमिशन आपको कोई भी नहीं देगा, बट ये तो एक एग्जाम्पल के बेस में आपको बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, मतलब अगर समझो मेरे साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है और उसके चक्कर में मुझे डैमेज हो रहा है, मेरा हार्म हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, और वो भी मेरा लीगल राइट डैमेज हो रहा है, लेकिन अगर सामने वाला वो पर्सन कर रहा है वो एक्ट, वो मैं बोलता हूं कि ये रॉन्गफुल है, लेकिन अगर वो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है विदाउट एनी लीगल एक्सक्यूज, तो मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूं। अगर वो विथ लीगल एक्सक्यूज, प्रॉपर परमिशन, अथॉरिटी से अप्रूवल लेके कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर भी केस नहीं कर सकता है, ठीक है। आर वायलेटेड विदाउट अ लीगल एक्सक्यूज हैज अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु वायलेटेड देम। हथौड़ा मारने वालों ने मेरा राइट को वायलेट किया, तो मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूं, वेदर लॉस रिजल्ट फ्रॉम सच वायलेशन और नॉट। अब देखो, 4 हथौड़े से वैसे तो मुझे कोई लॉस हुआ ही नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, 10 मिनट नींद उड़ गया, फिर वापस मस्त में चद्दर उड़ के सो गया, तो वैसे तो मुझे कोई भी राइट अफेक्ट नहीं किया है, मेरा मुझे कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं कि मुझे पता ही है मेरा लीगल राइट था, और ये लीगल राइट हार्म हुआ, मेरा लीगल राइट अफेक्ट हुआ, तो मैं डेफिनेटली एक्शन ले लूंगा, बराबर। तो इस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन की जाती है, बिकॉज जब भी रॉन्गफुल एक्ट अगर आप बोलोगे ना, तो खाली रॉन्गफुल एक्ट से कुछ नहीं होने वाला है। रॉन्गफुल एक्ट के साथ साथ आपका लीगल राइट भी अफेक्ट होना चाहिए, बराबर, जो हमारा सेकेंड पॉइंट बन जाता है। सो लीगल डैमेज टू अदर्स। सो देखो, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज अ डैमेज इन द आईज ऑफ द लॉ। जैसे मैंने बोला, हर डैमेज नहीं है, आपका लीगल राइट वाला डैमेज होना चाहिए, आपका लीगल राइट डैमेज होना चाहिए, लीगल राइट आपका वायलेट होना चाहिए, ठीक है। सो इट मस्ट बी अ डैमेज विच द लॉ रिकॉग्नाइजेज एज सच। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी लीगल इंजरी और इन्वेजन ऑफ द लीगल राइट। इन्वेजन मतलब ब्रेक होना। सो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी लीगल इंजरी, मुझे लीगल इंजरी होनी चाहिए, या मेरा लीगल राइट अफेक्ट होना चाहिए। क्लियर? In the absence of an infringement of the legal right, an action does not lie. अगर आपका लीगल राइट अफेक्ट नहीं हुआ, लिखा है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, अगर आपका लीगल राइट अफेक्ट नहीं हुआ है, बराबर, तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। ऑल्सो वेदर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट एंड एक्शन लाइज इवन दो नो डैमेज में हैव बीन कॉज्ड। देखो, अगर आपका लीगल राइट अफेक्ट हो गया, भले आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है, सेम वो हथौड़े वाले एग्जांपल में, रात को 3 बजे उसने हथौड़ा मारा, तो वैसे तो मुझे कोई डैमेज नहीं हुआ है, मैं वापस 15 मिनट में चद्दर उड़ के सो भी गया, ठीक है। लेकिन मेरा लीगल राइट अफेक्ट हुआ ना, तो बस हो गया, मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं, करेक्ट, ठीक है। तो देखो, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला होना चाहिए आपका रॉन्गफुल एक्ट, और दूसरा होना चाहिए लीगल डैमेज, किसी का लीगल राइट अफेक्ट होना चाहिए आपके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। 2 कंडीशन अगर ये फुलफिल होती है, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये टॉर्ट है, ठीक है। 2 में से एक भी गायब है तो टॉर्ट नहीं है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं अभी। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डैमनम साइन इंजूरिया। अच्छा, एक ये टॉपिक है, दैट इज डैमनम साइन इंजूरिया, और उसके बाद उसका उल्टा आता है, दैट इज इंजूरिया साइन डैमनम, बराबर। ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डैमनम मीन्स हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ एटसेट्रा। अच्छा, अभी देखो, डैमनम का मतलब क्या लिखा है, डैमनम मीन्स harm, loss or damage in the respect of money, comfort, health, etc.
इंजुरिया मीन्स इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट कन्फर्ड बाय द लॉ ऑन द प्लेंटिफ। मतलब आपको कोई लीगल राइट लॉ ने दिया है और उस लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। सो इंजुरिया मीन्स इंफ्रिंजमेंट ऑफ द राइट। जो लीगल राइट आपको दिया है उसका ब्रेक होना, दैट इज इंजुरिया। बराबर। सो द मैक्सिम मीन्स दैट अ मैन may have suffered a damage and yet have no action in tort because the damage is not to an interest protected by the law of tort। बराबर। इंजुरिया का मतलब क्या लिखा है मैंने? इंफ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट। बराबर। डैमनम का मतलब क्या बोला मैंने? हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी और कंफर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे इसका ये मीनिंग हो गया, अ मैन मे हैव सफर्ड डैमेज, मतलब कोई पर्सन को डैमेज हुआ, and no action and yet no action in tort because damage is not an interest protected by the law of tort। आपको डैमेज हो गया, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ने वाला है? आपका लीगल राइट। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे डैमेज हुआ है लेकिन मेरा लीगल राइट अफेक्ट नहीं हुआ है, जैसे वो पर्सन ने मेरे बाजू में शॉप चालू कर दिया, कंपटीशन में आ गया, हुआ डैमेज मुझे, तो मैं बोलूंगा ना कि डैमेज इन टर्म्स ऑफ मनी। बराबर। तो डैमेज तो है लेकिन मेरा लीगल राइट अफेक्ट हुआ क्या? नहीं। वो बंदे ने अपना लीगल राइट ही यूज किया है। तो जब उसने अपना लीगल राइट ही यूज किया है, सो देयर इज नो इंफ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट। बराबर। एंड इफ देयर इज नो एनी इंफ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट, मतलब इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं है, खाली डैमेज है, ठीक है, तो उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। बराबर। जैसे यहाँ पे देख लो, आपको एक बार बहुत अच्छे से समझ जाएगा यहाँ पे। सो डैमेज है, यस। लीगल इंजरी है, नो। मतलब मुझे डैमेज हुआ है, मॉनेटरी टर्म्स में डैमेज हुआ उस पर्सन के बिजनेस करने की वजह से, करेक्ट है, लेकिन उसमें मेरा लीगल इंजरी हुआ नहीं, क्योंकि वो बंदे ने जो काम किया है वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, वो लॉफुल एक्ट है। बराबर। सो नो लीगल एक्शन, करेक्ट। तो देखो डैमनम साइन इंजुरिया में ये तीन चीजें आपको प्रॉपरली बाद में लास्ट में लिख रही है कि देयर इज अ डैमेज बट देयर इज नो लीगल इंजरी एंड देयरफॉर देयर इज नो लीगल एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ। बराबर, ठीक है। सो डैमनम साइन इंजुरिया में ये आना चाहिए आपका, ये आंसर में पार्ट में आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने बोला था इसका उल्टा होएगा, इंजुरिया साइन डैमनम, ठीक है। इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब देखो क्या होता है, इट मींस इंजरी विदाउट डैमेज। मतलब मेरा लीगल राइट अफेक्ट हो गया जबकि मुझे कोई डैमेज ही नहीं हुआ है। रात को 3 बजे भाई साहब ने हथौड़ा मारा, मेरा लीगल राइट अफेक्ट हुआ, हाँ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरमेंट, हुआ मेरा लीगल राइट अफेक्ट, हाँ। लेकिन वो 3 बजे 2-3 बार हथौड़ा मारा, 5 मिनट का काम था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मैं भी चद्दर उड़ के सो गया। तो वैसे देखने जाओगे तो क्या लिखा है, इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब मुझे कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, करेक्ट। 5 मिनट का नींद खराब हुआ तो उसमें कौन सा डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी मेरा लीगल राइट अफेक्ट हुआ। बराबर। सो दैट इज वेयर देयर इज नो डैमेज रिजल्टेड येट इन एन इंजरी और रॉन्ग इन टॉर्ट। That is where there is infringement of the legal right not resulting in harm but plaintiff can still sue in tort। मतलब आपका लीगल राइट अफेक्ट हो गया लेकिन आपको डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है, बस लीगल राइट अफेक्ट हुआ ना, तो तुम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो और एक्शन ले सकते हो। अच्छा, थोड़ा आंसर कैसे लिखना है ना वो मैं बता देता हूं आपको। अगर समझो एग्जाम में आपको इंजुरिया साइन डैमनम आ गया तो आप इतना 4 लाइन लिखोगे ना तो नहीं चलेगा। देखो यहां पे हम लोग ने कैसे पढ़ा, ये इसमें मैंने कैसे किया कि पहली बार पढ़ रहे ना हम लोग, तो डैमेज का मतलब एक्सप्लेन किया, इंजुरिया का मतलब एक्सप्लेन किया ना, ये सब बने। तो सेम चीज अगर मैं इंजुरिया साइन डैमनम क्वेश्चन में देख रहा हूं कि एग्जाम में पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजुरिया साइन डैमनम, तो उनको तो मैं पहली बार ही बता रहा हूं ना, तो उनको पहली बार बताने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो डैमनम का मतलब लिखो, फिर इंजुरिया का मतलब लिखो और फिर इसके बाद ये लिखो, तब वो प्रॉपर फ्रेमिंग होगा आपका आंसर। समझा? बराबर। तो आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी,
डैमनम का मतलब भी लिखना है, इंजुरिया का मतलब भी लिखना है। चाहे ये क्वेश्चन आए मतलब इंजुरिया साइन डैमनम आए या डैमनम साइन इंजुरिया आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट। चलो तो वैसे ही हम लोग देखते हैं एक बार फिर से। ये देखो डैमेज नहीं है लेकिन लीगल इंजरी है, यस, तो लीगल एक्शन भी होगा, बराबर। तो ये उसका जस्टिफिकेशन हो गया। देखो दोनों कंसेप्ट कितने सिमिलर है, खाली वर्डिंग्स को मैंने इधर उधर किया है, बाकी अब देखोगे ना पूरा का पूरा आंसर सेम है, बराबर। तो आप वो ध्यान से देखना। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ मिस्टेक करता है, मैं वो भी चीज आपको बता देता हूँ। एग्जाम में तुम लोग डैमनम साइन इंजुरिया लिखोगे, सपोज क्वेश्चन आया डैमनम साइन इंजुरिया, अब तुम लोग है ना कंफ्यूज हो गए कि इसमें डैमेज था कि नहीं था, इसमें लीगल इंजरी था कि नहीं था, तो लीगल एक्शन होगा कि नहीं होएगा, उसमें कंफ्यूजन होता है। एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं। डैमनम साइन इंजुरिया में एक चीज याद रखना, लीगल इंजरी नहीं है, और एक चीज हमेशा सिंप्लीफाइड है, नो लीगल इंजरी नो लीगल एक्शन, देयर इज अ लीगल इंजरी देयर इज अ लीगल एक्शन। देखो चेक करो, डैमनम साइन इंजुरिया में क्या लिखा है, लीगल इंजरी नहीं है, तो देखो लीगल एक्शन भी नहीं है। इंजुरिया साइन डैमनम में देखो क्या लिखा है, लीगल इंजरी है तो लीगल एक्शन भी है। मतलब सब चीज किस पे डिपेंड करता है, लीगल इंजरी पे डिपेंड करता है। अपने लिए डैमेज इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ टॉर्ट लायबिलिटी, कि टॉर्ट में कितनी टाइप की लायबिलिटी आती है। तो टॉर्ट के अंदर सबसे पहला आता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, दूसरा आता है विकरियस लायबिलिटी, और तीसरा आता है विकरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, बराबर। इसमें तीन चीजें आती है, कौन सा, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, दूसरा आता है विकरियस लायबिलिटी, और तीसरा आता है विकरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, बराबर। तीन चीजें इसमें आती है। तो बेसिकली टॉर्ट की लायबिलिटी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। चलो इसमें क्या लिखा है, so in some tort the defendant is liable even though the harm to the plaintiff occurred without intention, it means the defendant is held liable without fault। सिंपल चीज है, देखो अगर मैं किसी को हार्म करने के इंटेंशन से, ठीक है, कुछ एक्टिविटी करता हूं तो मेरे पे पेनल्टी आएगा। तो आप सोचते रहोगे हाँ ये तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज मेरा इंटेंशन ही गलत है, मतलब मैंने इंटेंशनली उसको डैमेज किया है, तो डेफिनेटली मतलब उस इंटेंशनली उसका लीगल राइट मैंने अफेक्ट किया है, तो डेफिनेटली मेरे पे लीगल एक्शन होगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने अनइंटेंशनली किसी को डैमेज कर दिया, बराबर, अनइंटेंशनली किसी को डैमेज किया, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या मेरे पे लायबिलिटी आएगा। मतलब मेरा डैमेज करना प्योरली अनइंटेंशनल है, मतलब मैंने जो एक्ट किया उसमें मुझे ये नहीं चाहिए था कि उसको डैमेज होएगा, उसका लीगल राइट अफेक्ट होएगा तो मजा आएगा, ऐसा कुछ भी सोच के नहीं कर रहा हूं मैं, बस मैंने एक एक्ट किया प्रॉपरली, ठीक है, बट अनइंटेंशनली किसी को डैमेज हो गया, तो क्या लीगल एक्शन आएगा मेरे पे। सो आंसर इज यस, उसमें भी आएगा। सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या बोलता है, अगर आप कोई अनइंटेंशनली भी काम करते हो और आपके एक्ट की वजह से अगर किसी का लीगल राइट अफेक्ट हो जाता है तो आपका एक्ट रॉन्गफुल एक्ट बन जाएगा और आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। फिर आप सोचोगे अरे यार मेरे को तो इंटेंशन ही नहीं था, मेरे को तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि तेरे को ऐसा हार्म करूं, नहीं सोचा ना, बट फिर भी आएगा। बिकॉज जब आप कोई एक्ट करते हो देन इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ ऑल द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। आपका काम था ये सारी चीजों को, उसके जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकते थे आपके एक्ट की वजह से, उसका आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए था, फिर आपको एक्ट करना चाहिए था। लेकिन आपने गलती क्या कर दिया, आपने बिना कोई ध्यान दिए, बिना कोई प्रिकॉशन लिए, ठीक है, ये सब चीजों को बिना कंसिडर किए एक्ट कर दिया और किसी का लीगल राइट अफेक्ट हो गया तो डेफिनेटली एक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो कुछ कैटेगरीज है। सो सबसे पहला है लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट। सो such liability arises in case where the damage is done by the escape of the dangerous substances brought or kept by anyone upon his land। अगर मैं मेरे लैंड के ऊपर कोई डेंजरस सब्सटेंसेस लेके आता हूँ और वो डेंजरस सब्सटेंस की वजह से
बाजू वाले के लैंड को डैमेज हो गया, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, बराबर। अब मैंने तो अपने लैंड पे अच्छे से रखा था, लेकिन सपोज वो एक्सप्लोसिव नेचर का था, ब्लास्ट हो गया, उसमें बाजू वाले के घर का गार्डन छपरा सब उड़ गया, ठीक है। मेरा इंटेंशन था उसका छपरा उड़ाना, नहीं था, फिर भी हुआ ना मेरी वजह से, हाँ, मतलब मेरा एक्ट अनइंटेंशनल था, यस, फिर भी लीगल एक्शन मेरे पे आ सकता है, क्योंकि मैंने किसी का लीगल राइट अफेक्ट कर दिया। क्लियर? देन सेकंड आता है लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। सो सच केसेस वेयर अ पर्सन इंटरफियर्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। तुम लोग ने देखा रहेगा कि कभी कोई प्रॉपर्टी रहेगा ना, तो उसमें बाहर बोर्ड मारा रहता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब आप प्रॉपर अथॉरिटी या परमिशन के बिना अंदर नहीं घुस सकते। फिर भी मैं घुस गया, तो किसी का राइट टू प्राइवेसी मैंने हार्म कर दिया। अब जब किसी का राइट टू प्राइवेसी हार्म किया है, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। क्लियर? चलो आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट केस, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। केस का पहले थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। फ्लेचर वाज द ओनर ऑफ मिल एंड ही कंस्ट्रक्टेड अ रिजर्वर ऑन हिज लैंड। फ्लेचर ने क्या किया, अपना जो मिल था उसमें एक मिल में जब पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसने क्या किया, एक वाटर रिजर्वर मतलब एक स्टोरेज टैंक जैसा बना दिया, ठीक है, मिल के प्रेमाइसेस में। तो वाटर पास टू द रेलैंड्स लैंड विच क्रिएट्स डैमेज टू रेलैंड। अब वो लैंड के ऊपर कुछ डिफेक्ट था फ्लेचर के लैंड के ऊपर, तो उसने जब पानी उसमें स्टोर किया या क्लीनिंग पर्पस के लिए कुछ केमिकल डाला, तो उसमें सिचुएशन ये हो गई कि वो लैंड के डिफेक्ट की वजह से लैंड नीचे पूरा स्प्रेड हो गया और बाजू वाले के लैंड में स्प्रेड आउट हो गया, और उसकी वजह से बाजू वाले का मतलब रेलैंड का लैंड पूरा खराब हो गया। ओके, फ्लेचर वाज नॉट अवेयर अबाउट डिफेक्ट ऑफ द लैंड। ऑब्वियसली फ्लेचर ने कोई इंटेंशनली थोड़ी ना किया है, मैं इधर से केमिकल डालेगा, पानी डालेगा, तेरी बैंड बजेगी, ऐसा सोच के तो कभी कुछ नहीं किया, बराबर। वो पर्सन को तो ये भी नहीं पता है कि ये लैंड के अंदर डिफेक्ट है, मैं कुछ ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, उसको वो तक पता नहीं है। मतलब प्योर इंटेंशन से बेचारा कर रहा था, बराबर, कुछ भी रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं था, ठीक है। लोअर कोर्ट, अभी ये जब डैमेज हो गया ना, किसको डैमेज हुआ, रेलैंड को डैमेज हो गया, तो रेलैंड ने कोर्ट में कंपनसेशन मांगा फ्लेचर के ऊपर कि भाई मेरे को कंपनसेशन चाहिए, क्यों, ये पर्सन की वजह से मेरा राइट अफेक्ट हुआ, मेरा लीगल राइट जो था, मेरा प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, बराबर। लोअर कोर्ट पास अ डिसीजन इन फेवर ऑफ फ्लेचर and therefore Reland file an appeal. Higher authority pass a decision in the favor of Reland. अच्छा, लोअर कोर्ट में जब मैटर गया तो उसने क्या बोल दिया कि फ्लेचर करेक्ट है, बिकॉज फ्लेचर ने जो काम किया ये अनइंटेंशनली था, उसने जो रॉन्गफुल एक्ट किया वो रॉन्गफुल एक्ट है ही नहीं वैसे देखने जाओ तो, क्योंकि वो लैंड के अंदर डिफेक्ट है। अब क्या वो लैंड भी चेक करेगा पहले, इतना तो कोई नहीं करता है ना, बराबर। तो लोअर कोर्ट ने फ्लेचर के फेवर में डिसीजन पास कर दिया, तो रेलैंड को भाई अच्छा नहीं लगा, उसको लगा ये तो गलत हो रहा है, भाई साहब ने अपील फाइल कर दी। अब जब अपील फाइल कर दी उसने, तो हायर कोर्ट में चला गया, सो हायर अथॉरिटी पास अ डिसीजन इन फेवर ऑफ रेलैंड एंड फ्लेचर पेड कंपनसेशन फॉर लॉस, उसको कंपनसेशन देना पड़ा बाद में। क्लियर? तो यहाँ पे देखो फ्लेचर ने जो एक्ट किया था वो अनइंटेंशनल था, उसने कोई फ्लेचर रेलैंड को हार्म हो ऐसा कोई सोच के भी काम नहीं किया था, वो तो बेचारा अपने लैंड के ऊपर एक काम किए जा रहा था, उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो गया बाद में, बट फिर भी कंपनसेशन तो आएगा, भले आपने इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली किया हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज विकरस लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विकरस लायबिलिटी? सो a person may be held liable for the tort committed by another। देखो अब तक हम लोग ये पढ़ रहे थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर कि मैं अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता हूं, चाहे फिर वो इंटेंशनली करूं या वो अनइंटेंशनली करूं, बिल तो मेरे पे फटेगा, कंफर्म। लेकिन यहां पे विकरस लायबिलिटी अभी कुछ अलग चीजें बोलता है। विकरस लायबिलिटी क्या बोलता है कि आप रॉन्गफुल एक्ट करते हो तो चलो मान लिया कि आपके ऊपर तो लायबिलिटी क्रिएट होगा, लेकिन अगर आप रॉन्गफुल एक्ट नहीं करते हो लेकिन कोई और पर्सन करता है, तो कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर बिल आपके ऊपर भी फटेगा, मतलब किया किसी और ने, बिल भरेगा मैं, बराबर। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे विकरस लायबिलिटी।
तो फिर क्वेश्चन आता है ना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कांड करेगा कोई और, भरेगा कोई और, ये तो ऐसा फंडा चलता है इधर। हाँ, फंडा यही है और वो भी राइट है विकेरियस लायबिलिटी के अंदर, लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे ये रूल अप्लाई किया जाएगा? हर जगह पे नहीं होएगा ऐसा रूल अप्लाई, तो कुछ ही सर्कमस्टांसेस में आएगा। तो कौन से? सो देखो, अ मास्टर इज विकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। अगर मैं मास्टर हूं, मैंने किसी सर्वेंट को रखा, अगर मेरे सर्वेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया तो मास्टर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सिंपल एग्जांपल, मेरी गाड़ी है, मैंने एक ड्राइवर को रखा, मास्टर सर्वेंट, ड्राइवर कौन हो गया? सर्वेंट हो गया। अब समझो वो भाई साहब मेरे को कहीं पे लेके जा रहा था, गाड़ी में हम लोग कहीं जा रहे थे, मैं पीछे की सीट पे मस्त में सो गया है, ये भाई साहब ने गाड़ी से 4 लोग को उड़ा दिया, वो तो जाएगा ही जाएगा, मतलब उसके ऊपर तो लीगल कंसिक्वेंसेस डेफिनेटली होगी, क्योंकि वो कांड तो उसने ही किया है ना। लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या मेरे पे लायबिलिटी आएगी एज अ मास्टर? सो आंसर इज यस, विकेरियस लायबिलिटी यही बोलता है। बट अब ये प्रॉब्लम ये है कि मैंने थोड़ी बोला था कि भाई ये देख 4 लोग जा रहे, उड़ा 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 उसको, मैंने तो कभी नहीं बोला उसको, फिर भी उसने उड़ाया ना। तो क्वेश्चन इज कि मास्टर कंट्रोल करता है अपने एम्प्लॉय को, अपने सर्वेंट को। हाँ, अब मैं ये भी जो बोल रहा हूं कि मैंने तो उसको इस चीज के लिए कंट्रोल नहीं किया ना, मैंने उस चीज को करने के लिए भी उसको बोला नहीं है, फिर उसने क्यों किया? बट विकेरियस लायबिलिटी बोलता है कि लायबिलिटी क्रिएट होएगा। हाँ, द डिफरेंस इज कि मास्टर के ऊपर लायबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी, बिकॉज डायरेक्टली उसने वो एक्ट को कमिट नहीं किया है, वो बस खाली मास्टर की डेफिनेशन में इसके लिए पेनल्टी लग रही है। बाकी उसके ऊपर जो सर्वेंट की जैसा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगता है, उसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, वो लेवल का स्ट्रिक्ट एक्शन मास्टर के ऊपर नहीं होता है। बराबर? सो प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट, मतलब देखो कौन सी सिचुएशन है। प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में भी यही होता है। पार्टनर्स फॉर द टॉर्ट ऑफ पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया, दूसरे भी उसका बिल भरेंगे ही भरेंगे। दिस इज नोन एज विकेरियस लायबिलिटी इन टॉर्ट, इसको विकेरियस लायबिलिटी बोला जाता है। कहां पे आता है ये एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट रॉन्गफुल एक्ट करेगा, प्रिंसिपल जाएगा। सर्वेंट रॉन्गफुल एक्ट करेगा, मास्टर जाएगा। ठीक है। पार्टनर्स, आपने देखा रहेगा पार्टनरशिप फर्म में कि एक पार्टनर अगर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो लायबिलिटी सब पे आती है, होता है ना ये जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। तो बस ये पार्टनर्स में भी यही रूल आता है, विकेरियस लायबिलिटी। एंड एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, देखो एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में ना सिचुएशन कभी अलग भी होती है, बिकॉज अगर आपने पहले ही कोई चीजों को स्पेसिफाई किया है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली भी हो सकती है। जैसे अगर मैं बिल्डर हूं, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा हूं, तो मैंने एक पर्सन को ऐसा बोला कि यहाँ पे ना मेरे को 50 वर्कर चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए। 50 वर्कर को मैं ढूंढने नहीं निकलेगा, तो मैं क्या करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेगा और उसको क्या बोलेगा, 50 लेबर ला के दे। वो 50 लेबर मुझे ला के देगा। बराबर, सिंपल चीज है, वो मेरे को 50 लेबर ला के दे रहा है। 50 वर्कर लेके आए और बोले ये आपकी इधर काम करेंगे, आप इनको पेमेंट दे देना। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उसको जो भी उसका एक रेम्यूनरेशन, कमीशन, जो कुछ भी होगा मैं उसको पे कर दूंगा। अभी समझो कल कोई लेबर रॉन्गफुल एक्ट करता है, तो लायबिलिटी किसकी? कॉन्ट्रैक्टर जो उसको लेके आया था वो, या मैं एम्प्लॉयर क्योंकि मेरे अंडर काम कर रहे थे वो। बराबर, ये क्वेश्चन आता है। फिर मैं अगर सपोज जैसे वो वर्कर मेरे पास आके बोलते हैं कि ये रॉन्गफुल एक्ट ये बंदे ने किया है, या मेरे पे समझो लीगल एक्शन हो गया, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैं बोलेगा मैं काय को रिस्पॉन्सिबल, इसको लाने वाला कौन था? कॉन्ट्रैक्टर। तो पक्का उसने ही बोला रहेगा कांड करने को, मैं तो बोला ही नहीं कभी कुछ। कॉन्ट्रैक्टर बोला ही नहीं, आपको ही चाहिए थे ना, तो मैं आपके लिए लेके आया, मैं कांड करने के लिए थोड़ी लेके आया, मैं तो काम करवाने के लिए लेके आया था। देखो हो गया प्रॉब्लम। इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या? सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर वर्कर कंट्रोल में है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के, उसके बोलने पे काम करते, इसके बोलने पे चुप बैठ जाते हैं, मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, देन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल में नहीं है, वो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट में है, एम्प्लॉयर जैसा बोलता है वैसा वो लोग करते हैं, देन एम्प्लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल। बराबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से डिसाइड की जाती है। क्लियर?
तो ये था रूल हमारा विकेरियस लायबिलिटी। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट क्या होता है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं। सो व्हेन अ केस ऑफ द गवर्नमेंट लायबिलिटी इन टॉर्ट comes before the court, the question is whether the particular government activity which gave rise to the tort was a sovereign function or a non-sovereign function. It is a sovereign function, it could claim immunity from the tortious liability, otherwise not. Generally, the activities of the commercial nature or those which can be carried out by the private individuals are termed as a non-sovereign function. ठीक है, मेरे को पता है आपको बहुत ज्यादा ये सब स्टेटमेंट बाउंसर गए होंगे, लेकिन एक बार सुन लो इसका मतलब सब क्या होता है। आपने कभी देखा रहेगा कि जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसके ऊपर बैनर लगाते हैं, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का या कोई एडवर्टाइजमेंट का कुछ भी बैनर लगाया, ठीक है। अभी समझो मैं बाइक चला रहा था रोड पे, सडनली वो बैनर गिर गया, बराबर, और बैनर गिरा ना, और वो टाइम पे समझो, या चलो समझो बाइक छोड़ो, मैं है ना वो पोल के नीचे खड़ा हूं और ऊपर बैनर लगाया था, ठीक है। ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो बैनर गिर गया मेरे ऊपर, तो उसमें जो वो फ्रेम होते हैं ना, लकड़ी की फ्रेम, उसमें कीलेट होके रहते हैं, ठीक है, कील्ट होके रहते हैं, वो सब मेरे सिर में लग गए और मैं बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। अभी देखो ये काम किसका है, इसको मेंटेन करने का। वैसे तो मैं बोलूँ तो लोकल अथॉरिटी, बराबर, जो भी आपकी रिस्पेक्टेड लोकल अथॉरिटी होगी उसकी। हम लोग लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल अथॉरिटी इज अल्टीमेटली कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो चलो मैं मानता हूँ उसकी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्वेश्चन इज कि मैं क्या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस करके कंपनसेशन मांग सकता हूं क्या, बराबर। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा हमने थोड़ी बांधा है, ये हमारा चीफ मिनिस्टर आके वो खंबे पे चढ़ के थोड़ी बांध के गया, तो क्यों हम लोग रिस्पॉन्सिबल, वो तो बांधा किसी और ने। चलो ये भी मानता हूं कि बांधा तो किसी और ने, ठीक है। अब मैं उसको पकड़ रहा हूं जिसने बांधा, तो वो बोलता है मेरे को तो बोला गया था ये पॉलिटिकल पार्टी ने, इसके लिए मैंने बांधा। अदरवाइज मेरे को थोड़ी मजा आता है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का बैनर चढ़ के बांधूंगा, मैं तो कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा है। तो उसका भी आंसर बहुत करेक्ट है। तो क्वेश्चन आता है कि इस सिचुएशन में स्टेट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है कि नहीं होती है, बराबर। तो देखो इसमें है ना क्या लिखा है, अभी स्टेटमेंट पढ़ो, अभी आपको समझेगा। सो व्हेन अ गवर्नमेंट, in case of government liability in tort comes before the court, the question is whether the particular government activity which gives a right to the tort was a sovereign function or non-sovereign function. सिंपल चीज है, अगर कोर्ट के सामने ऐसा केस जब आता है तो कोर्ट उसमें कैसे डिसीजन पास करेगा, फिर कोर्ट दो चीजें देखेगा। जो भी एक्टिविटी हुई है, ये बैनर बनाने की एक्टिविटी है, ये सोवरेजन फंक्शन है कि नॉन सोवरेजन फंक्शन है। सोवरेजन फंक्शन का मतलब पब्लिक बेनिफिट के लिए किया गया है, या नॉन सोवरेजन फंक्शन मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया है। बिकॉज जब आप जनरल बेनिफिट की बात कर रहे हो, पब्लिक बेनिफिट की बात कर रहे हो, तो गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट छोड़ देता है, सो दैट इज सोवरेजन फंक्शन। लेकिन जब आप बैनर बनाते हो तो उसके चार्जेस वार्जेस देते हो, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है ना गवर्नमेंट की, ठीक है। तो उसमें आप पब्लिक बेनिफिट नहीं देख रहे हो, आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो, तो वो हो गया मेरा नॉन सोवरेजन फंक्शन, गवर्नमेंट का नॉन सोवरेजन फंक्शन माना जाएगा वो, करेक्ट। तो कोर्ट पहले ये डिसाइड करता है, ठीक है, कि ये सोवरेजन फंक्शन है कि नॉन सोवरेजन फंक्शन है। चलो ये दो पार्ट में डिवाइड किया, आगे क्या लिखा है, इट इज अ सोवरेजन फंक्शन, इट कुड क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द टॉर्शियस लायबिलिटी, बराबर, अदरवाइज नॉट। जनरली द एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल नेचर or those which can be carried out by the private individuals are termed as a non-sovereign function. कमर्शियल नेचर मतलब आप प्रॉफिट इंटेंशन से कर रहे हो, कमर्शियल नेचर मतलब क्या, प्रॉफिट इंटेंशन से काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन सोवरेजन फंक्शन बोला जाएगा, बराबर, ठीक है। अगर नॉन सोवरेजन फंक्शन बोल देता हूं मैं, तो फिर मैटर उधर ही खत्म, ठीक है। बट खत्म कैसे, क्या लिखा है, कमर्शियल नेचर, प्रॉफिट इंटेंशन से किया जा रहा है। अभी देखो नॉन सोवरेजन, मैंने सोवरेजन क्या बोला, क्या पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, नॉन सोवरेजन मैंने क्या बोला, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हो। प्रॉफिट कमाना इज कमर्शियल इन नेचर, बराबर। तो जब आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो और उसकी वजह से अगर किसी को लॉस होता है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी।
आप जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, पब्लिक के बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, तो उसमें आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। बराबर, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं हम लोग एक्सेप्शनल केसेस अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अभी हम लोग एक्सेप्शनल केसेस देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस है अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। चलो उसमें देखते हैं सबसे पहले डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूजेज ऑफ लैंड, दूसरा आता है कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, तीसरा आता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, चौथा आता है एक्ट ऑफ गॉड, पांचवा आता है प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये हर एक पॉइंट को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि सबका मतलब क्या है। एक्सेप्शनल केसेस है, सुन लो एक्सेप्शनल केसेस का मतलब। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या बोलता है कि अगर आपका इंटेंशन नहीं भी है और फिर भी आपकी वजह से किसी को लीगल डैमेज हुआ तो भी आपके ऊपर एक्शन होगा। और ये कौन से केस में एस्टैब्लिश किया गया था? रेलिन वर्सेस फ्लेचर, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी है कि यहां पे अगर डैमेज भी हुआ रहेगा तो भी कंपनसेशन नहीं मांगने का। तो कैसे? सुन लो एग्जांपल्स, मतलब पॉइंट्स। सबसे पहले है डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज। देखो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है। देखो इसका मतलब क्या लिखा है कि अब जब मैं ऐसा बोलता हूं ना कि कंपनसेशन मिलना चाहिए इवन इफ इट इज अनइंटेंशनल, तो करेक्ट है, कंपनसेशन मिलना चाहिए, सामने वाले के ऊपर एक्शन होना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन जिसकी वजह से डैमेज हुआ है ना, उसका नेचुरल यूज है कि नॉन नेचुरल यूज है लैंड का, वो देखने का सबसे पहले। बराबर, अभी जैसे देखो रेलिन वर्सेस फ्लेचर के केस में फ्लेचर क्या कर रहा था? अपने लैंड के ऊपर वाटर रिजर्वर क्रिएट कर रहा था, पानी का स्टोरेज करने का एक टंकी जैसा बना रहा था। तो कोर्ट ने क्या बोला, उसमें ये चीज चेक करना पड़ता है पहले कि ये नेचुरल यूज है कि नॉन नेचुरल यूज है। बराबर, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये, अब नेचुरल यूज नॉन नेचुरल यूज क्या होता है? नेचुरल यूज का मतलब एक बेसिक एक्टिविटी जिसके बिना आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। नॉन नेचुरल यूज का मतलब ये थोड़ा लग्जरियस आइटम हो गया जो आप बनवा रहे हो अपने लैंड के ऊपर, और वो मेरा नॉन नेचुरल यूज माना जाएगा। बराबर, सो समझो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रहा हूं मेरे लैंड पे और वो काम कराने के टाइम पे बाजू वाले के लैंड को डैमेज हुआ, तो मेरा यूजेज कैसा है? मैं क्या करवा रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का काम करवा रहा हूं, तो मेरा यूजेज क्या है? नेचुरल यूज। नेचुरल यूज, बाजू वाले को कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है अगर डैमेज हुआ है, लीगल राइट अफेक्ट हुआ है तो भी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन ले रहा हूं, पानी का कनेक्शन, वो तो बेसिक है ना, उसके बिना तो मैं चले मतलब प्रॉपर्टी एंजॉय कैसे करेगा? उसका कनेक्शन ले रहा हूं, उसके चक्कर में बाजू वाले के लैंड को डैमेज कर दिया मैंने। बराबर, उसका लीगल राइट अफेक्ट हो गया। नो लीगल एक्शन ऑन मी, बिकॉज मैं अपने प्रॉपर्टी का, लैंड का नेचुरल यूजेज कर रहा हूं। बराबर, तो नॉन नेचुरल यूज क्या होता है फिर? मैं अगर अपने लैंड के ऊपर वाटर रिजर्वर क्रिएट कर रहा हूं, नॉन नेचुरल यूज। पानी का टंकी बनाना यह बेसिक नेसेसिटी नहीं है, कुआं खोदना, वेल बनाना बेसिक नेसेसिटी नहीं है, स्विमिंग पूल बनाना बेसिक नेसेसिटी नहीं है। बराबर, तो वो सब क्या है? नॉन नेचुरल यूज। एंड इफ देयर इज नॉन नेचुरल यूजेज ऑफ द लैंड which results into damage to other party, then definitely it will create legal action on you. बराबर, देखो अभी explanation. In Rillen versus Fletcher, water collected in the reservoir in such a large quantity was held to be non-natural use of land. क्या बोल दिया? ये non-natural use of land है। Keeping water for the ordinary domestic purpose is a natural use. जितना जरूरत है उतना स्टोर करके रखा तो ठीक है, भर भर के रखोगे तो जैसे स्विमिंग पूल, ठीक है। थिंग्स नॉट एसेंशियली डेंजरस विच इज नॉट अनयूजुअल फॉर अ पर्सन टू हैव ऑन हिज लैंड सच एज अ वाटर पाइप इंस्टॉलेशन इन बिल्डिंग, वर्किंग ऑफ माइंस, मिनरल्स ऑन लैंड, द लाइटिंग ऑफ फायर इन अ फायर प्लेस ऑफ अ हाउस एंड द नेसेसरी वायरिंग फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिक लाइट fall under the category of a natural usage of land.
ठीक है, तो नेचुरल यूज भी इन लोग ने बता दिया है कि क्या क्या नेचुरल यूज की डेफिनेशन में आएगा, और एक बार नेचुरल यूजेज के डेफिनेशन में आया देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी लीगल एक्शन बिकॉज यूजेज इज नेचुरल। लेकिन जहां नॉन नेचुरल यूज किया उधर कंपनसेशन देने की जरूरत है। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं हम लोग, कंसेंट ऑफ प्लेंटिव। चलो, कंसेंट ऑफ प्लेंटिव का मतलब, मैं अपने घर में कोई बहुत बड़ी पेंटिंग लेके आया, ठीक है, अब मेरे को उसको वॉल पे चिपकाने का है, तो वॉल पे चिपकाना था, बट वॉल की हालत है ना थोड़ी खराब है, और ये कॉमन वॉल है, वो साइड नेबर रहता है मेरा, और मेरे को पता है साला इधर 4 हथौड़ा मारेगा ना जोर से ठोकने का, और ये पेंटिंग लगाने के लिए पक्का क्रैक होएगा या पाउडर फॉर्म में कुछ गिरेगा, कलर निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होएगा। तो मैं बाजू वाले के घर में गया, उसको बोला कि देखो मैं ऐसा ऐसा पेंटिंग लेके आया हूँ, मेरे को अपने वॉल पे लगाने का है। तो मेरे को ऐसा बोलता है, आपका घर लगाओ ना। बोला घर मेरा है, मैं लगाएगा, मेरे को पता है, तो प्रॉब्लम इज ये वॉल है ना अपना कॉमन है, तो इधर हथौड़ा मारेगा ना प्रॉब्लम हो सकता है, चलेगा क्या? उससे बोला हाँ रे बिंदास करो, कुछ नहीं, कुछ हुआ तो मैं रिपेयरिंग करा लूंगा, वैसे भी मेरे को पेंटिंग वेंटिंग का काम कराने का है, करो बिंदास, चलेगा। कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, लिया कंसेंट, फिर पेंटिंग लगाया और 4 हथौड़े मारे तो सच में उसके वॉल पर ऐसा लंबा क्रैक आ गया। तो पूछा था ना पहले ही, परमिशन लिया था ना, तो अब मेरे पे लीगल एक्शन नहीं होगा क्योंकि मैंने कंसेंट लिया है। देखो वही लिखा है, where the plaintiff has consented to accumulation of the dangerous thing on the defendant's land, the liability under the rule in Roland versus Fletcher does not arise. Such a consent is implied where the source of danger is for the common benefit of both the plaintiff and defendant. हो सकता है मैं वॉल में कुछ रिपेयरिंग करा रहा हूं, ठीक है, कोई केमिकल डाल रहा हूं ताकि वॉल स्ट्रांग बने, तो मेरा भी वॉल स्ट्रांग बनेगा, कॉमन वॉल है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो अब उसको पूछ के किया तो कंसेंट ले लिया, तो फिर कल कुछ हुआ तो बोलने का नहीं, सिंपल। थर्ड, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? जैसे देखो, if any statutory authority is working for the development for general public, then there is no question of legal action against authority. जैसे देखो ऐसे सब बहुत चीजें आपने अपनी लाइफ में देखी रहेगी, बेचारे कुछ लोग तो डेली फेस भी करते होंगे, ठीक है। क्या होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? अभी जैसे देखो मेरे घर के उधर ही है ना, ये तो मेरे घर के उधर का फोटो नहीं है, बट मेरे घर के उधर क्या किया है, एक ऐसा 2 वे रोड है। हम लोग ने ना 2 साल से पता नहीं क्या कर रहे ये लोग, मतलब लोकल अथॉरिटी, मुझे भी नहीं समझा एक्चुअली, किसी से पूछा, इंक्वायरी किया तो पता चला कि ड्रेनेज सिस्टम की जो पाइपलाइन है ना वो इतनी साइज की थी, उसको लोग ब्रॉड बना रहे हैं, ठीक है, बट 2 साल से वही चल रहा है। तो उन लोग ने क्या किया है, एक साइड को पूरा ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, एक रोड की एक साइड जहां पे 2 वे व्हीकल जाते थे, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, तो एक साइड पूरा ब्लॉक कर दिया, तो अभी 1 वे बचा। अब 1 वे में भी कैसा होता है, चलो मेरे रोड पे तो इतना ट्रैफिक नहीं होता है क्योंकि डेड एंड है आगे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, जो वो प्रेमाइसिस में रहते हैं वो लोग ही यूज करते हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो इतने टर्निंग है और इतना बोलते ना विजिबिलिटी नहीं होता ना, क्योंकि वो सब बैरिकेड्स और वो सब लगा के रखे हैं कि आते जाते हॉर्न बजा बजा के जाना पड़ता है, सडनली कोई सामने से आएगा ठोक दोगे तुम लोग। देखो हो रहा है इतना प्रॉब्लम, ट्रैफिक, चलो ट्रैफिक तो नहीं झेल रहा हूँ, लेकिन ये सब प्रॉब्लम तो हम लोग झेल रहे हैं, प्लस वहां पे जोर जोर से मशीन चलते हैं, ठीक है, कभी रोड ब्लॉक कर देते हैं कुछ घंटे के लिए, क्यों, कोई बड़े बड़े पाइप्स आते हैं, तभी कितना डिस्टर्बेंस हम लोग को हो रहा है। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की वजह से हो रहा है, क्यों मेरा राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ठीक है, धूल मिट्टी उड़ा उड़ा के ये लोगों ने मेरे को परेशान करके रखा है। फिर पता है कभी कभी ये भी होता है कि वो लोग वो संडास का टंकी खोलते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, समझो टंकी खोल के ऐसे ही चले गए 2 दिन, ठीक है, क्योंकि छुट्टी आ गया, बराबर, तो वैसे ही सब पड़ा है, और उसमें बारिश का सीजन, पानी अंदर गया, सब ओवरफ्लो होके मस्त में बाहर सब कुछ, और सब फैल गया। अब वहां पे वो एरिया में डिजीज फैलना चालू, बराबर, चलो डिजीज तो फैला नहीं, लेकिन अगर समझो, चलो फैला तो भी हो सकता ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गंदा स्मेल आ रहा है, ये सब हम लोग घर में रह नहीं सकते, ऐसा लगता है घर में रहने के बाद भी टॉयलेट में ही बैठा हूं मैं, यही फीलिंग आ रही है मेरे को। बट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये सब क्या मेरे को टॉर्चर करने के लिए कर रहा है? नहीं, वो किस चीज के लिए कर रहा है,
ये सब क्लीनिंग पर्पस, ये ड्रेनेज सिस्टम का पाइप बड़ा बनाना, ये सब क्यों कर रहे हैं लोग? फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक बेनिफिट। और जब पब्लिक बेनिफिट की बात आती है तो मैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो पब्लिक बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। एक इसका केस भी मैं आपको बताता हूँ, भले मैंने अपने सिलेबस में भी कई केस दिया नहीं है, बट एक केस जो मैंने पढ़ा था, एक पर्सन था, एक डॉक्टर था, डेंटिस्ट था। तो वो बंदे ने क्या किया, एक उसका एक क्लिनिक था, रोड के बाजू में उसका क्लिनिक आता था, और वो रोड की हालत है ना बहुत खराब थी। तो वहां की लोकल अथॉरिटी ने वो रोड रिपेयरिंग का काम चालू किया। अब जब काम चालू किया ना, तो जोर जोर से आवाज आना, धूल मिट्टी उड़ उड़ के क्लिनिक में जाना, तो कोई बैठ नहीं सकता था पेशेंट। और वो इतना मशीन जोर जोर से चलता ना कि ये बंदा दांत तोड़ने में इसको कंसंट्रेशन नहीं होता था। ये सब उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। 3-4 महीने में उसने वो डेंटिस्ट ने, डॉक्टर ने 3-4 महीने में एक चीज ऑब्जर्व की कि मेरे पेशेंट कम हो गए, मेरी अर्निंग कम हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग नहीं आ रहे, क्योंकि ये धूल मिट्टी, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, रोड छोटा हो गया, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आवाज आ रहा है, तो लोग नहीं आ रहे। वो बंदे ने स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के ऊपर केस कर दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा मॉनेटरी लॉस हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरे पेशेंट भाग रहे, तुम्हारी वजह से मेरे को हर रोज सिरदर्द की गोली खा के काम करना पड़ता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या बोल रहा हूं उसको, कोर्ट में जाके, हम लोग ये जो कर रहे ना, मजे नहीं ले रहे तेरे को परेशान करके, या तेरे को ऐसा टॉर्चर करके हम लोग को मजा आ रहा है, ऐसा सोच के नहीं कर रहे हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब चीज? पब्लिक बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो रोड की कंडीशन खराब है, डेवलप हम लोग करेंगे तो कल पब्लिक को ही उसका फायदा मिलने वाला है। सो वी डोंट हैव एनी रॉन्गफुल इंटेंशन, और जो भी किया जा रहा है पब्लिक बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। लॉजिक तो सही है। और वो डेंटिस्ट केस हार गया, और उसका केस हारने के बाद मतलब बीएमसी के जो भी वहां की लोकल अथॉरिटी थी वो केस जीत गए थे, बराबर, क्योंकि ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में जाता है। चलो नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड की मैं बात करूं तो जैसे आपने मूवी देखा रहेगा ओ माय गॉड, तो उसमें भी वही चीज थी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है या कुछ भी होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसके चक्कर में, ठीक है, तो उसमें तो किसी का भी फॉल्ट नहीं है, बराबर। तो वो डेफिनेटली इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। इवन इफ यू आर थिंकिंग दैट मूवी में तो वो भगवान के ऊपर केस किया था, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट्स जस्ट अ मूवी, इट्स जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, बराबर, होता नहीं है ऐसा। सो इफ एन एस्केप इज कॉज through natural causes and without a human intervention, circumstances which no human foresight can provide against and of which human prudence is not bound to recognize the possibility, there is an seed to exist the defense of act of God। वो क्या बन जाएगा? मेरा act of God का situation बन जाएगा, और उसमें कोई एक्शन नहीं हो सकता है, किसी के ऊपर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। प्लेंटिफ की खुद के डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे देखो, इफ द प्लेंटिफ सफर्स डैमेज बाय हिज ओन इंट्रूजन इनटू द डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी, ही कैन नॉट कंप्लेन फॉर द डैमेज सो कॉज्ड। सिंपल एग्जांपल है, मेरा घर है, मेरा बंगलो है, मैंने बंगलो के बाहर एक बोर्ड मार के रखा है, कुत्तों से सावधान, बराबर। अब कुत्तों से सावधान हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और 2-4 लैंग्वेज आपको, नहीं तो आप लोगों को मेरे को पढ़ना नहीं आया तो ऐसा हुआ तो, ठीक है, सब सॉल्यूशन में बता देता हूँ। 2-4 लैंग्वेज में लिख के रखा है, अब तो आएगा। अभी कोई ऐसा बोलेगा कि वो 4 लैंग्वेज नहीं आ रहा है, अनपढ़ निकला, तो मैं गेट पे कुत्ते का फोटो क्यों लगाऊंगा? लॉजिक क्या है? डेफिनेटली आई एम वार्निंग यू कि भाई अंदर कुत्ते हैं, संभल के रहना, बराबर। कुत्ते मेरे फेवरेट है, इसके लिए उसका फोटो मैं गेट पे लगाता हूं, ऐसा तो कोई जनरल इंसान नहीं सोचेगा, कोई नॉर्मल इंसान नहीं सोचेगा, तो तुम लोग भी वो मत सोचो, बराबर। अभी ये बाहर सपोज बोर्ड लगा दिया, कोई पर्सन आया, उसने देखा कि बाहर बोर्ड मारा है, क्या कुत्तों से सावधान। अच्छा ठीक है, मतलब अंदर 2-4 कुत्ते हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है, बट डेंजरस हो सकता है, अटैक कर सकता है। फिर भी तो तुम लोग को करना क्या चाहिए था? प्रॉपर अथॉरिटी, मेरी परमिशन लेके या जेन्युइन तरीके से एक प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके अंदर आना चाहिए था। तुम लोग ने क्या किया? फिर भी गेट खुद ही मार के आए, और अंदर 4 कुत्ते मैंने रखे, और चारों कुत्तों ने मिलके काट लिया, बराबर। गलती किसका? प्लेंटिफ का, खुद का, मेरा थोड़ी ना गलती है। अभी स्टेटमेंट पढ़ो, इफ द प्लेंटिफ सफर्स द डैमेज बाय हिज ओन इंट्रूशन, ओन मिस्टेक,
into the defendant's property, he cannot complain for the damage so caused. फिर बोलना मत डैमेज हुआ, पहले ही वार्न किया था, आपको ध्यान देना चाहिए था, आपने ध्यान नहीं दिया, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं हम लोग, टॉट टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। अच्छा, ये थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे अभी हम लोग आ गए हैं। इसके अंदर पार्ट हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आता है बैटरी, देन असॉल्ट, then bodily harm, then false imprisonment, then malicious prosecution and nervous shock, और लास्ट एक आता है defamation। 7 पार्ट है इसके अंदर टॉट टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम में। कौन सा है? बैटरी, असॉल्ट, बॉडीली हार्म, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक, डिफेमेशन एटसेट्रा। इतनी चीजें हैं, हर एक पॉइंट को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है बैटरी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटरी? सो देखो, एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन इज अ wrong of battery. To constitute a tort of battery, there are 2 things which is necessary: use of force without consent of the plaintiff and without any lawful justification. वो लास्ट वाला पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना पढ़ते हैं। सो बेसिक मतलब बैटरी का क्या होता है, अगर आप किसी को मारते हो, धो डालते हो किसी को, ठीक है, तो उसको मैं बोलेगा लीगल टर्मिनोलॉजी में टॉर्ट के अंदर बैटरी बोलूंगा उसको मैं। क्या लिखा है? एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू द पर्सन। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स का मतलब सीधा मारना चालू कर दिया, धपाधप, ठीक है, विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन। मतलब जिसको मार रहा हूं उसका कंसेंट भी नहीं लिया है मैंने, और लॉफुल जस्टिफिकेशन मतलब मारने की अथॉरिटी भी नहीं है मेरे पास। बराबर, पुलिस लॉकअप में आपको कोई इंफॉर्मेशन आपसे निकालना है और कोर्ट ने परमिशन दिया, थोड़ा टॉर्चर मार सकते हो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो मारा तो वो तो परमिशन के साथ मारा, तो वो लॉफुल जस्टिफिकेशन के साथ मारा। बराबर, लेकिन अगर मैं ऐसे किसी को मार दूं, धो डालू, ऐसा बम्बू से धोता उसको मैं, तो वो क्या हो गया? विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। आई डोंट हैव एनी पावर, आई डोंट हैव एनी राइट टू हिट समवन। बराबर, इज अ रॉन्ग ऑफ बैटरी। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अगर कोई पर्सन ऐसा मारेगा तो क्या यूज किया मैंने दूसरों के ऊपर मैंने बैटरी यूज किया। ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट ऑफ बैटरी देयरफॉर 2 थिंग्स आर नेसेसरी। अगर आप बोलते हो कि बैटरी है तो 2 चीजें हमेशा होनी चाहिए: यूज ऑफ फोर्स, पहला तो मारना, वो भी बिना कंसेंट के, और दूसरा विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मारना भी और वो भी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, और मारने में भी विदाउट कंसेंट। बराबर, अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करूंगा मैं तो मेरे ऊपर क्या हो सकता है? बैटरी का केस बन सकता है अगर मैंने किसी को मारा तो। अभी अपने को क्या लगता है? मारा मतलब बम्बू से मारा, हॉकी स्टिक से मारा, बैट से मारा, हाथ से धो डाला, मल्टीपल तरीके से। तुम लोग ने तो झाड़ू, चप्पल, बेलन से भी मार खाया होगा, तो वो सब बैटरी ही हुआ है तुम्हारे साथ। बराबर, अभी यहाँ पे देखो, ये एक चीज है, इवन टू टच अ पर्सन इन एंगर और विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज बैटरी। किसी को जोर से ऐसा पकड़ा गुस्से में, या किसी का जोर से कॉलर पकड़ा तुम लोग ने, बट तुम्हारे पास वो करने की अथॉरिटी नहीं है, तो वो भी क्या है? बैटरी ही है। करेक्ट? चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट 1 इज असॉल्ट। चलो, असॉल्ट का मतलब क्या होता है? सो assault is any act of the defendant which directly causes to the plaintiff immediately to apprehend contact with his person. Thus, when the defendant by his act creates an apprehension in the mind of the plaintiff that is going to commit a battery against him, the tort of assault is committed. मतलब देखो, अगर समझो मैं किसी को मारने वाला हूं, पर्सन मेरे सामने खड़ा है, तो मैंने क्या किया? पहले ऐसा स्लीव्स फोल्ड किया, ठीक है, फिर हाथ ऐसा ऐसा किया, ठीक है, ऐसा ऐसा कर रहा हूं, मतलब सामने वाले को पता चल गया कि अभी क्या होने वाला है, पड़ने वाली है, ये मारेगा मेरे को। तो ये जो डराया ना मैंने, मेरे एक्शन से क्या पता चल रहा है कि बैटरी, तो जो ये मेरा एक्शन ही है वो उसको मैं बोलूंगा असॉल्ट। फिर मारा तो बैटरी भी हो गया।
बराबर। जैसे होते ना अपने दोस्त लोग, इसको मारने आए, चलना आता है मेरे साथ, बोलता आता हूँ चलो, हॉकी स्टिक लेके गए हम लोग, 5 लोग खड़े, सामने वो बंदा खड़ा है जिसको धोने गए, 5 लोग ने हॉकी स्टिक लेके हाथ में उसके टुवर्ड्स वॉक करना चालू किया, बराबर, या उसके पीछे भागे हम लोग, उसकी फटी कि अभी तो धो डालेंगे ये सब लोग मेरे को मिलके, मतलब मेरे ऊपर क्या यूज होने वाला है, बैटरी यूज होने वाला है, तो जो डर लगा ना उसको मैं बोलूंगा असॉल्ट, वो क्या बन जाता है, असॉल्ट, बराबर। अभी देखो, when the defendant by his act creates an apprehension in the mind of the plaintiff that he is going to commit battery against him, आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट हो जाता है कि अभी मेरे अगेंस्ट बैटरी हो जाएगा, और तो जो वो थॉट क्रिएट हो गया, बस वो डर जो क्रिएट हो गया, उसको ही मैं बोलूंगा असॉल्ट ही है, बराबर, ठीक है। अभी देखो, इसमें एक सिंपल चीज है, मैं आपको कुछ पूछता हूं, समझ जाएगा आपको कितना आता है। असॉल्ट मतलब बैटरी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, असॉल्ट है मतलब बैटरी है, मतलब डराया होएगा तो क्या मारा भी होएगा, नहीं, जरूरी नहीं है, बराबर। खाली डरा के छोड़ दिया तो खाली असॉल्ट हुआ, बैटरी हुआ ही नहीं, बराबर। चलो, तो फिर बैटरी है मतलब असॉल्ट है, बैटरी है मतलब असॉल्ट है, मतलब मारा तो असॉल्ट हुआ रहेगा, हाँ हुआ रहेगा, मतलब बैटरी हुआ है मतलब असॉल्ट डेफिनेटली हुआ रहेगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी है उसके अंदर, ठीक है। कब, अगर कोई पीछे से मार के गया, तो ऐसा रास्ते पे चल रहा था, किसी ने पीछे से आके मेरे सिर पे बम्बू मारा, तो डर कब क्रिएट हुआ मेरे माइंड के अंदर, कभी नहीं। तो जब डर क्रिएट ही नहीं हुआ तो असॉल्ट का आएगा, तो असॉल्ट नहीं हुआ तो इट डजंट मीन कि बैटरी नहीं हो रहेगा। ये एक्सेप्शनल केस है एक, जिसमें बिना असॉल्ट के भी बैटरी हुआ है। बाकी आप सारे केसेस उठा के पढ़ लो, सब में क्या होगा, बैटरी मतलब असॉल्ट है, लेकिन अगर पीछे से हिट किया तो फिर वो खाली क्या बनेगा, बैटरी बनेगा, असॉल्ट नहीं बनेगा, समझा। अभी क्वेश्चन आता है ना, ये दिमाग में ऐसा कुछ लोग को तो आ भी गया होगा, ये बैटरी असॉल्ट ये सब पढ़ के क्या करने गए अपने को। देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीएस और लॉयर, सारे सेक्शन कैसे अप्लाई होते, कैसे इंप्लीमेंट होते, वो चीज पता होनी चाहिए। अगर कोई आके, सपोज मैं लॉयर हूं, मेरे को आके कोई ऐसा बोल रहा है, सपोज क्या मैं तो हुई, समझो मेरे को आके कोई ऐसा बोलता है कि सर हम लोग को ना 4 जन ने मिलके मुझे बहुत मारा, बोला ठीक है, कैसे मारा, तो बोलता है कि मैं ऐसा गाड़ी पार्क कर रहा था, उसमें हमारा झगड़ा हुआ, तो सामने वाली गाड़ी से 4 लोग डिक्की में से बम्बू या हॉकी स्टिक निकाला उन्होंने, और टुवर्ड्स मेरे साइड आए और धो डाला मेरे को, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। अभी देखो, अगर मेरे पास प्रॉपर एक्यूरेट नॉलेज नहीं है ना, तो मैं क्या सोचेगा, ठीक है मारा ना, तो बैटरी का सेक्शन लगाएंगे हम लोग, तो मैं एक ही सेक्शन लगाऊंगा कोर्ट में, और जो बैटरी की पेनल्टी है वही लगवाऊंगा। लेकिन अगर मैंने अच्छे से लॉ पढ़ा होता ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है तूने मार खाया, तब तूने देखा वो लोग सामने से आ रहे हैं कि पीछे से मार के गए, बोलता है नहीं नहीं मैं उधर ही खड़ा था, मैं तो थोड़ा भागा भी, लेकिन इन लोग ने मेरे को पकड़ लिया और फिर मारा, मतलब क्या हुआ, असॉल्ट भी हुआ, असॉल्ट हुआ और फिर मारा भी, तो बैटरी भी हुआ। तो मुझे 2 सेक्शन मारने चाहिए, क्योंकि जितने सेक्शन में ज्यादा लगाऊंगा उतने सामने वाले की पेनल्टी में बढ़ा सकता हूं, ठीक है। अभी देखो, बैटरी, असॉल्ट ये सब क्राइम है, तो ये टॉर्ट में कैसे आ गया। देखो, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो दोनों साइड आती है, जैसे आईपीसी में भी आता है और यहाँ पे भी आता है, जैसे नर्वस शॉक हो गया, बॉडीली हार्म हो गया, असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, देन इट इज द चॉइस ऑफ द पर्सन कि उसको वो राइट को कैसे यूज करना है। बट जनरली देखो कैसा होता है, अगर समझो कोई मेरी प्रॉपर्टी में मेरी परमिशन के बिना घुसता है, तो मैं ट्रेस पासिंग का वो जो केस मारूंगा वो, बराबर, कि मेरी प्रॉपर्टी में बिना मेरी अथॉरिटी के घुसना, ठीक है, तो वो भी एक रॉन्गफुल एक्ट है। अब ये भी चीज आपको पता होगा ना कि आपके प्रॉपर्टी के अंदर आपकी परमिशन के बिना कोई नहीं घुस सकता है, और अगर वो किया तो वो राइट टू प्राइवेसी हार्म हो गया, और राइट टू प्राइवेसी हार्म हो गया तो मतलब वो टॉर्ट है मेरे लिए, तो मैं सामने वाले के ऊपर एक्शन ले सकता हूँ, बराबर।
किसी का मोबाइल फोन चेक करना बिना उसकी परमिशन के इज ऑल्सो राइट टू प्राइवेसी हार्म होना, तो उसमें भी केस हो सकता है टॉर्ट का। अभी समझो जब मेरे घर में कोई घुस गया, बराबर, तो जब कोई मेरे घर में घुस गया बिना मेरी परमिशन के, तो मैं उसके ऊपर टॉर्ट का केस मार देगा, राइट टू प्राइवेसी मेरा हार्म हो रहा है, ठीक है। अब उसको बाहर निकालने के लिए मैंने मारा तो बैटरी भी हुआ, बैटरी हुआ तो असॉल्ट हुआ रहेगा, तो मैं आज केस मार रहा हूं कि मेरे घर में ट्रेसपासिंग हुआ है, बिना मेरी परमिशन के घुसा। सामने वाला बोलेगा तू भी तो असॉल्ट और बैटरी किया है ना, बट तेरे एक्ट की वजह से बैटरी असॉल्ट क्रिएट हुआ ना, तेरे को ऐसे ही आके मारा क्या मैंने, नहीं, ठीक है। तो देखो ये सब चीजें कैसे कनेक्ट होती है, इसके लिए ये सब साथ में पढ़ने पड़ते हैं, इसके लिए पार्ट ऑफ टॉट बन जाता है, बराबर। चलो आगे देखते हैं हम लोग बॉडीली हार्म। So a willful act of defendant calculated to cause a physical harm to the plaintiff and in fact causing physical harm to him is a tort. जब तुम लोग को कोई पीटेगा, मारेगा, धोएगा तो बॉडीली हार्म होएगा ना, हड्डी टूटेगा, खून निकलेगा, कुछ टूटेगा फूटेगा, तो वो सब क्या है, मेरा बॉडीली हार्म है, बराबर। तो फिर मेरे को असॉल्ट भी मारना चाहिए, बैटरी भी मारना चाहिए, बॉडीली हार्म भी मारना चाहिए फिर, ठीक है। देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है consist in the imposition of the total restraint for the some period however short upon the liberty of another without a sufficient lawful justification. It means unauthorized restraint on a person's body, बराबर। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन जेल में बिठाना, लॉक करके रखना, इम्प्रिजनमेंट में डाल देना विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन और उसके राइट को अफेक्ट करना, दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कंसिस्ट इन इंस्टिगेटिंग। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक बता दूं, एक एग्जाम्पल भी आपको मैं देता हूँ। जैसे हिंदी मूवी में आपने देखा रहेगा कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, फिर लड़की के बाप को वो अच्छा नहीं लगता, लड़की का बाप किधर और शादी फिक्स करेगा, फिर वो पुलिस वाले को पैसा खिलाएगा और बोलेगा इस दिन मेरी बेटी की शादी है तो तू इसको अरेस्ट करके 24 घंटा जेल में रखना, इधर शादी हो जाएगा फिर तू उसको छोड़ देना, होता ही है। अब जब पांडु वो भाई साहब को उठा के जेल में डाल देता है कोई जस्टिफिकेशन नहीं, किया है उसने कुछ रॉन्गफुल एक्ट नहीं, तो जेल में क्यों डाला, बराबर। तो बंदा जो जेल के अंदर है उसका क्या हुआ, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया, ठीक है। और आपका राइट टू फ्रीडम जो है, फ्रीडम टू मूव विद इन ए टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आपका ये राइट अफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। सो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इन इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग, यूजुअली क्रिमिनल, against another maliciously and without reasonable and probable cause, which terminate in favor of that other and which results in the damage to his reputation, personal freedom or property. So malicious prosecution मतलब आप किसी के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हो एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी जस्टिस, आपका केस करने का खाली इंटेंशन इतना है बस उसकी गुडविल खराब करनी है, उसके रेपुटेशन को डाउन करना है, बराबर। जबकि जो केस कर रहा है ना वो खुद गिल्टी है, तो केस तो उसके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन केस वो कर रहा है और सामने वाले की रेपुटेशन खराब कर रहा है, इसको बोला जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। बेस्ट एग्जांपल ये मूवी अगर आपने देखा रहेगा तो देखो, अटेम्प्ट टू रेप कौन कर रहा है, प्रियंका चोपड़ा, किसके ऊपर, अक्षय कुमार के ऊपर, बराबर। तो बाद में जब अक्षय कुमार वहां से भाग जाता है तो ये मैडम केस क्या फाइल करती है कि मेरे ऊपर रेप हुआ है, बराबर। अब जब प्रियंका चोपड़ा वो केस फाइल करती है तो इन रियलिटी वो मतलब वो मूवी के अंदर रॉन्गफुल एक्ट तो उसने खुद नहीं किया, तो केस तो इसके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन केस ये मैडम खुद करके क्या बोल रही है कि सामने वाले ने मेरे साथ क्रिमिनल एक्ट किया है, मेरे साथ रॉन्गफुल एक्ट किया है। अब ये जब केस फाइल करे ना तो इसको पता है मेरे को केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर ये केस जेन्युइन तरीके से चला तो मैं ही हार जाएगी, तो मेरे को केस में इंटरेस्ट नहीं है, बस मेरे को ये है कि सामने वाला वो मेंटल टॉर्चर हो जाए थोड़ा, बराबर, उसको थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाए उसके ऊपर,
बराबर, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए, बस मेरे को यही सब चाहिए, अदरवाइज आई एम नॉट जस्टिस। और अब जस्टिस की तो आप बात ही मत करो क्योंकि खुद ने किया है। सो इसको बोला जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट। अभी देखो इसका मतलब, अभी ओरिजिनली वो मूवी अगर आप देखा होगा आपने, तो प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ होता है अक्षय कुमार, और डिफेंडेंट कौन होना चाहिए? प्रियंका चोपड़ा। मतलब अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन मूवी में क्या हो गया? उल्टा ही हो गया। ठीक है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या होता है? उल्टा होता है। एक्चुअल में ओरिजिनल प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है, उल्टा सिनारियो दिखाया जाता है कि डिफेंडेंट खुद को प्लेंटिफ बताता है और प्लेंटिफ को वो डिफेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। उल्टी सिचुएशन समझी? ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है। दूसरा होता है देयर मस्ट हैव बीन अ वांट ऑफ अ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज फॉर दैट प्रोसिक्यूशन। कोई ना कोई आपका इम्प्रॉपर मोटिव होता है उसके पीछे, वो लीगल एक्शन के पीछे इम्प्रॉपर मोटिव। यू आर नॉट लुकिंग फॉर जस्टिस। देन डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली। जिसने केस फाइल किया है वो मैलिशियसली एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसका इम्प्रॉपर मोटिव है उधर, बराबर। और लास्ट इज द प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड डैमेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो ओरिजिनली प्लेंटिफ है उसको ये सब केस की वजह से, फेक केस की वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, बराबर। बोलेगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, बराबर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज नर्वस शॉक। सो व्हेन अ पर्सन में गेट फिजिकली इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट, for example by stick, bullet or sword, but merely by the nervous shock through what he has seen or heard, then it is known as a nervous shock. अगर मैं किसी पर्सन को मेंटल टॉर्चर कर रहा हूं, कोई उसको ऐसी सिचुएशन में डालता हूं कि बेचारा अपनी मेंटल कैपेसिटी धीरे धीरे उसकी खराब हो रही है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं? मैं उसको नर्वस शॉक दे रहा हूं। या आपको पता है कि ये पर्सन ये पर्टिकुलर न्यूज सुनने की कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ प्रैंक कर रहे हो और कोई फेक इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हो, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसका हार्ट वो सुन नहीं पाया, मतलब दिमाग उसको पागल जैसा हो गया और उसको हार्ट अटैक आ गया और मर गया, तो नर्वस शॉक बन गया, बराबर। तो यहाँ पे फिजिकल हार्म नहीं हो रहा है, मेंटली हार्म किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन आप आईपीसी वाला जो पार्ट है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, वहां पे हम लोग ने जो डिस्कस किया है पूरा का पूरा पार्ट वही है, आपको सेम एज इट इज लिखना है। सो क्या है? इट इज एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ पर्सन। इट मींस टू हार्म समवन्स गुडविल और रेपुटेशन, किसी की गुडविल या किसी की रेपुटेशन को हार्म करना। टाइप कितने होते हैं? दो। एक होता है लिबेल, दैट इज इन परमानेंट फॉर्म, पिक्चर्स या वीडियोस फॉर्म में होता है। दूसरा होता है स्लैंडर, जो टेम्पररी फॉर्म में होता है, ओरली वर्ड्स में बोला जाता है। स्लैंडर को थोड़ा प्रूफ करना डिफिकल्ट है, बट स्लिबल को तुम लोग बहुत इजीली प्रूफ करा सकते हो और कंपनसेशन ले सकते हो। चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज रेमेडीज अंडर टॉर्ट। तो टॉर्ट के अंदर क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड की गई है? सो बेसिकली रेमेडीज है ना, दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। पहला पार्ट उसको मैं बोलूंगा जुडिशियल रेमेडी और दूसरे पार्ट को मैं बोलूंगा नॉन जुडिशियल रेमेडी, बराबर। दोनों में फर्क क्या है? जुडिशियल रेमेडी का मतलब होता है ये रेमेडी आप कोर्ट के पास जाके मांगोगे, फिर कोर्ट आपको देगा। मतलब ये रेमेडी आपको खाली कौन दे सकता है? कोर्ट दे सकता है। नॉन जुडिशियल रेमेडी ये वैसी रेमेडी है कि ये आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आपको आपके साथ रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, तो आप उस रॉन्गफुल एक्ट से बचने के लिए जो भी स्टेप्स ले रहे हो या जो भी चीजें कर रहे हो, वो नॉन जुडिशियल रेमेडी है, बराबर। फिर से एक बार, जुडिशियल रेमेडी आपको कोर्ट ग्रांट करता है, वो मांगने की जरूरत पड़ती है कोर्ट में जाके। लेकिन नॉन जुडिशियल रेमेडी क्या होता है? ये बाय डिफॉल्ट आपके राइट्स है कि आपके साथ अगर रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है तो आप खुद को बचाने के लिए ये नॉन जुडिशियल रेमेडी वाले में से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स भी है कि इसी तरीके से करना है वैसे, बराबर। चलो आगे देखते हैं। अभी इसके अंदर सबसे पहले पार्ट हम लोग देखेंगे जुडिशियल रेमेडी। सो जुडिशियल रेमेडी में होता है पहला डैमेजेस, दूसरा होता है इंजंक्शन
और तीसरा होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बराबर। तो पहला क्या हो गया जुडिशियल रेमेडी के अंदर, डैमेजेस, दूसरा क्या हो गया इंजंक्शन, तीसरा क्या हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बराबर। सबका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। समझो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ तुम्हारे साथ, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाके डैमेजेस मांग सकते हो। सो इट इज वन टाइप ऑफ कंपनसेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी टू द एग्रीड पार्टी। जिसके साथ रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके कंपनसेशन या रेमेडीज मांग सकता है मॉनिटरी फॉर्म में। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डैमेजेस। ठीक है। दूसरा होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप समवन। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट आपके साथ हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके बोलोगे ये मेरे साथ रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, प्लीज इसको स्टॉप कराओ आप, तो कोर्ट उसको स्टॉप करा देगा, इंजंक्शन। सो इट मीन्स टू स्टॉप समवन फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्टिविटी। देयर आर टू टाइप्स, दैट इज टेम्पररी एंड परमानेंट। बराबर। टेम्पररी कि जब तक केस खत्म नहीं होएगा तब तक, उसके बाद जो डिसीजन आएगा अकॉर्डिंगली, और एक कि परमानेंटली लगा दिया, ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है। बराबर। तीसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एग्रीड पार्टी कैन डिमांड परफॉर्मेंस एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हुआ था, अब ये परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस हो जाएगा, तो उसको बोलो ये चीज परफॉर्म करने के लिए, तो कोर्ट फोर्सफुली उस चीज को परफॉर्म कराएगा। बराबर। दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये सेम चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ी है। बराबर। ये वही का वही है पूरा। अब अगर मैं बात करूं नॉन जुडिशियल रेमेडी की, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जुडिशियल रेमेडी, तो सबसे पहले उसमें आता है सेल्फ डिफेंस, दूसरा उसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, तीसरा उसमें आता है रिकैप्शन ऑफ द गुड्स, चौथा आता है उसमें अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, और पांचवा उसमें आता है री एंट्री ऑन लैंड। बराबर। 5 चीजें इसके अंदर आती है। मेन 5 चीज क्या क्या है, सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, रिकैप्शन ऑफ द गुड्स, अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस एंड री एंट्री ऑन लैंड। अब देखो ये सारी चीज वो चीज है जो कोर्ट से मांगने की जरूरत नहीं है। ये आपके साथ रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है तो आप ये खुद कर सकते हो ये सब चीज। ठीक है। या और भी कुछ सिनारियोस आएंगे, मैं आपको प्रॉपरली एक्चुअल में बताऊंगा कि इसमें कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, बिकॉज दिखाने के लिए तो हाँ इसको मैं फिर ऐसे में कुछ भी कर सकता हूं, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती है। सो देखते हैं हम लोग नॉन जुडिशियल रेमेडी में अभी क्या क्या है, एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। सबसे पहला आता है सेल्फ डिफेंस। ठीक है। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है खुद को बचाने के लिए आपको जो करना पड़ा वो। सो इट इज लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू यूज रीजनेबल फोर्सेस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स। समझो आपको कोई 4 लोग मिलके मार रहे हैं। बराबर। अब 4 लोग मिलके मार रहे तो आपके ऊपर क्या हो रहा है, बैटरी हो रहा है। बराबर। तो आप क्या ऐसा ही पढ़ो रहोगे, हाँ भाई मार ले, खत्म कर दो आज, नहीं बोलोगे ना ऐसा। तुम लोग भी खुद को डिफेंड करने के लिए क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में पत्थर, बम्बू जो भी आया, तुम लोग भी ऐसे हाथ इधर इधर करोगे, उसमें हो सकता है किसी को लग जाए। तो तुम लोग ने सपोज ऐसे हाथ उधर उधर किया, या सपोज तुम लोग ने किसी को पत्थर फेंक के मारा, या पत्थर ऐसे हाथ में जो से किसी सिर पे मारा, तो कल सामने वाला पर्सन भी बोलेगा मैंने तो बैटरी किया, तूने भी तो सामने बैटरी किया ना। तुम्हारा बैटरी नहीं है, तुम लोग ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया है। बराबर। लेकिन सेल्फ डिफेंस के कुछ रूल्स होते हैं। सेल्फ डिफेंस में आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते। ठीक है। अदरवाइज मैं क्या सोचा था, वो लोग मेरे को मारने आ रहे थे, मेरे को लगा ये लोग मेरे को मार ही डालेंगे, तो 4 को मैंने सबसे पहले बंदूक निकाल के उड़ा दिया। सेल्फ डिफेंस, ये सेल्फ डिफेंस थोड़ी ना है। सेल्फ डिफेंस का मतलब आपको खाली उतना ही मारना है जितना मारने के बाद आप एक सेफ जगह पे जा सकते हो। पैर पे मारो या आंख पे थोड़ा पंच मार दो, बराबर, तो देख नहीं पाएगा। मिट्टी मिट्टी डाल दो आंख में तो देख नहीं पाएगा। पैर पे मारोगे तो आपके पीछे भाग के नहीं आएगा। ये होता है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में मर्डर अलाउड नहीं होता है। नहीं तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे को 4 लोग मारने वाले हैं, तो ये लोग कभी भी मेरे को मार सकते हैं, मेरे पे बैटरी यूज होता है, चलो 4 को मैं जाके मार देता हूँ। सेल्फ डिफेंस, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। बराबर। दूसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। So an occupier of the land or any person with his authority may use reasonable force to prevent trespassers
एंटरिंग और टू इजेक्ट देम बट द फोर्स शुड बी रीजनेबल फॉर द पर्पस। मेरा बंगलो है, मैं बंगलो के बाहर है ना ऐसे स्विमिंग पूल के उधर मस्त में चेयर में डाल के ऐसा बैठा हूँ, बराबर। मैंने देखा कि मेरे बंगलो का जो गेट है उधर से ना दो लोग उड़ी मार के आ रहे हैं, उन लोग ने जंप मारा और प्रेमाइसिस के अंदर आ गए। मतलब एंटरिंग इनटू माय प्रेमाइसिस विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, विदाउट माय परमिशन, ट्रेसपासिंग हो गई। अब ट्रेसपासिंग हो गई मतलब ये टॉन्ट हो गया, तो मैं उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूं। अब वो लीगल एक्शन लेने जाऊंगा, कोर्ट में केस करूंगा, फिर कंपनसेशन मांगूंगा, वो तो बहुत दूर की बात है। फॉर टाइम बिंग करंट सिचुएशन में मैं क्या करूं, ठीक है, आ रहे तो आने दो, जाओ घर देख के आओ मस्त बनाया, बोलो ऐसा नहीं। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, मैं प्रिवेंशन कर सकता हूं ट्रेसपास, मतलब उनको स्टॉप कर सकता हूं। तो स्टॉप करने के भी तरीके होते हैं, लिखा है ना लास्ट लाइन में, फोर्स शुड बी रीजनेबल। पहले आप बोलो चलो चलो बाहर निकलो, बिना प्रॉपर्टी मतलब मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आने का, फिर भी वो लोग घुसे जा रहे हैं तो थोड़ा चिल्ला के जोर से धमकी दे के बोलो, फिर भी नहीं आ रहे तो हाथ में बम्बू बम्बू उठा लो कि नहीं, अगर सच में अभी नहीं वापस रिटर्न करना तो सच में अभी मार के भगाएगा मैं सबको, बराबर। आप डायरेक्टली दो लोग जंप मार के आए, आप छुप के बैठ गए और जैसे ही थोड़ा नजदीक आए आपने सब दोनों को बम्बू से मारना चालू कर दिया, ये रॉन्ग है। आपको पहले रीजनेबल फोर्स, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर एक्सट्रीम लेवल पे जाओ। तुम लोग तो सीधा थोड़ा और कर करके नहीं, सीधा जंप मार के ही चले गए एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो नहीं चलता है, ठीक है। पहले आप उसको आप धमकी दो, पहले वॉर्न करो, प्यार से बोलो, वॉर्न करो, धमकी दो, फिर थोड़ा डराओ कि मैं फोर्स यूज करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सब तरीके से आपको अपने जो ट्रेसपास हो रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, उसको इस तरीके से स्टॉप कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज एक्सट्रीम फोर्स, ठीक है। तीसरा, recaption of the goods. It is neither a crime nor a tort for a person entitled to possession of a chattel to take either peacefully or by the use of the reasonable force from one who has wrongly taken it or wrongfully detained it. मतलब अगर कोई गलती से मेरा कोई प्रॉपर्टी उठा के अपनी प्रॉपर्टी में उसने रख दिया, समझो मेरा एक डॉगी है, वो कोई उठा के लेके गया गलती से, तो उसका रॉन्गफुल एक्ट है, हाँ है। अब उसने मेरे डॉग को अपने घर में रखा है, अब मैं उसके घर में घुस सकता हूं, तो आपको लगेगा घुस तो सकते हो बट ट्रेसपास नहीं हो जाएगा बिना परमिशन के घुसना, नहीं, इसको मैं ट्रेसपास नहीं बोलूंगा। ये ट्रेसपास क्यों नहीं है? बिकॉज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू रिकैप्शन ऑफ योर गुड्स। जो आपकी ओनरशिप के गुड्स है वो आप रिटर्न लेने की ट्राई कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना है, देखो, It is neither a crime nor a tort for the person entitled to possession of the chattel. Chattel मतलब होता है एनिमल। To take it either peacefully, इज्जत से प्यार से जाओ और लेके आओ, और by use of reasonable force, थोड़ा मिनिमम फोर्स यूज करना पड़े तो कर सकते हो। लेकिन तुम लोग घर में गए, ठीक है, उनका घर का एक चीज तोड़ दिया, दूसरा तोड़ दिया, एक उठा के पॉकेट में डाल दिया, ठीक है, थोड़ा नाश्ता वास्ता ढाक के खा लिया, बराबर, बेल जोर जोर से बजा के बिगाड़ दिया, ठीक है, लाइट तोड़ दी मैंने और फिर कुत्ता लेके आया, ये कोई तरीका नहीं है, बराबर। आप पहले पीसफुली जाओ, पीसफुली कम्युनिकेट करो, मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज मिनिमम फोर्स, रीजनेबल फोर्स, बराबर। देन और भी है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। द ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड में लॉफुली अबेट एनी न्यूसेंस इंजूरियसली अफेक्टिंग इट। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, एक रूटीन लाइफ का एग्जांपल देता हूं। जैसे समझो मेरा जो नेबर है, समझो उसके पास एक कैट है, वो कैट कैसी है, खाएगी उधर, पिएगी उधर, सोएगी उधर, मस्ती मजा उधर करेगी, लेकिन संडास मेरे घर पे आके करती है, क्योंकि मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता ना, तो उसको टॉयलेट समझ के इधर आके संडास करके जाती है मेरे लिए ये न्यूसेंस क्रिएट है मेरे लिए, डेफिनेटली। तो मैंने वो ओनर को बताया, बोला भाई तेरी बिल्ली को संभाल कर इधर आके संडास करके जाती है। वो तो सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं होएगा। मैंने बोला ठीक है। 2 दिन बाद वापस बिल्ली आके सेम करके गई, तो मैंने बोला भाई एक बार ऑलरेडी तेरे को बोल चुका हूँ, कितनी बार बोलने का रे तेरे को, तो सॉरी अभी क्या बोलूँ, थोड़ा ध्यान इधर उधर रहता है ना, तो ये बिल्ली निकल जाती है। अब वो मेरे को एडवाइस दे रहा है, तो अब दरवाजा बंद रखो ना। बोला तू मेरे को मत सिखा, ये मेरा घर है, मैं दरवाजा ओपन रखू, दरवाजा तोड़ दू, दरवाजा ना लगाऊ, उससे तेरे को क्या करना है, ठीक है, तू तेरी बिल्ली संभाल। तो ठीक है अभी नहीं आएगा,
बोला अभी उसको मैंने ऐसा बोला, अब भी आया ना तो देख लेना, तो नहीं नहीं अभी नहीं आएगा। वापस 2 दिन हुए, वापस 2 दिन के बाद बिल्ली आया। अब मैंने क्या किया, बिल्ली को उठा के ऐसा बेल्ट से ऐसा फेंका, तो बोलता है ये क्या हरकत ऐसी थोड़ी चलती है, आप बेचारे ऐसे एनिमल के ऊपर क्रुएल्टी कर रहे हो। बोला तो कितनी बार समझाने का रे तुम लोग को 2 बार में तो समझता नहीं है। फिर यही करेगा ना, मैं तो उठा के ही रखा, एक बार तो मैंने उठा के भी रखा शांति से, फिर भी ये तेरी बिल्ली इधर आ रही है, तो फिर थोड़ा यही करना ही पड़ेगा मेरे को। बोला अभी तू नहीं समझा ना, तो तू नहीं तेरी बिल्ली जाएगी, ये याद रखना तू। तो बोलता है नहीं नहीं अभी कुछ नहीं होएगा। वापस 2 दिन बाद वापस बिल्ली आई। अब वो जैसे बिल्ली संडास करने बैठ ही रही थी ना, मैंने चाकू से बिल्ली को काट डाला, ठीक है, और उसको बोला जा लेके जा भी है, बराबर, ना रहेगा पॉटी ना रहेगा बिल्ली, प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ जस्ट टेल मी दिस, ये जो मैंने तरीका यूज किया मेरे न्यूसेंस को स्टॉप करने के लिए, ये राइट है कि रॉन्ग है? क्योंकि देखो ऑलरेडी 4 बार बता चुका हूं भाई, अभी कितनी बार बताने का, एक लिमिट होता है ना, एक पेशेंस लेवल होता है यार, वो भी खत्म होता है फिर इंसान का। तो अभी बस ना, अभी कितनी बार समझाऊं तुम लोगों को समझता ही नहीं है, बराबर। अभी देखो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, अब ये चीज मैंने इस तरीके से इसका एक्ट किया, मैंने बिल्ली को मार डाला। तो देखो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस क्या बोलता है, आपके साथ अगर कोई न्यूसेंस होता है तो आप रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा सकते हो। तो जो मैंने एक्ट किया है वो भले मेरा एक रेमेडी का तरीका था, बट वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग ही है, ठीक है। और पांचवा आता है री एंट्री ऑन लैंड। अ पर्सन wrongfully dispose of land may retake the possession of the land if I can do so in peaceful and reasonable manner। अगर सपोज तुम लोग के ही घर से 4 गुंडों ने मिलके निकाल दिया, तो तुम लोग कोर्ट में जाके केस करोगे, फिर वो कंपनसेशन लोगे, अपनी प्रॉपर्टी वापस लोगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा रे। फॉर अ टाइम बिंग ऑन द स्पॉट क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे ऐसा 10-12 लोगों को जमा करोगे, चलो रे मेरा ही घर है, मेरे को निकाल दिया, लेकिन अपन अभी घुसते अपने ही घर में। तुम लोग की ही घर में घुसोगे, थोड़ा धमकी दोगे, ठीक है, असॉल्ट क्रिएट करोगे, तो वो सब अलाउड है। दैट इज री एंट्री ऑन लैंड, बिकॉज ओनरशिप तुम्हारी है, पोजीशन तुम्हारे पास था, तुम लोग को इलीगल तरीके से बाहर निकाला है, तो फिर डेफिनेटली ये राइट तुम्हारे पास है। बट इलीगल तरीके से निकाला है तो तुम लोग ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और बीएमसी ने या कोई लोकल अथॉरिटी ने खाली करा दिया तुम्हारी प्रॉपर्टी कि निकलो इधर से, तोड़ना है हम लोग को, तो फिर ऐसा नहीं बोलने का 12 लोगों को जमा करके चलो जाते रहे, दिखते लोकल अथॉरिटी कैसा घर तोड़ता है मेरा, उधर ये यूज नहीं होता है, बराबर, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन जुडिशियल रेमेडी वाला पार्ट, बराबर। और इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।